नमस्कार बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स CLC सीकर। तो सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं CLC के YouTube चैनल पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के फिजिक्स के पेपर के सॉल्यूशन की। तो हम यहां पर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें द्रव और पृष्ठ तनाव दोनों के कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चित्र में दर्शाए गए एक वाटर टैंक पर विचार करना है, जिसकी एक दीवार तो x बराबर l पर है और एक दीवार x बराबर 0 पर है ना। चौड़ाई कितनी होगी इसकी? l के बराबर, है ना। और लंबाई इसकी इस दिशा में है, z दिशा में, है ना। और z दिशा में से बहुत चौड़ा मान लिया गया है, तो इसको चाहो तो इसको चौड़ाई मान लो, इसको लंबाई मान लो, ठीक है। और ऊंचाई है द्रव की, ये ना, ये द्रव स्तर दिखाया गया है। जब इसे पृष्ठ तनाव s और घनत्व ρ के एक द्रव से भरा जाता है, तो पृष्ठ तनाव द्रव का पृष्ठ x बराबर l पर थीटा नोट कोण बनाता है। तो यहां पे जो कोण थीटा नोट बन रहा है पृष्ठ का, ये काफी कम है। यदि पृष्ठ की ऊंचाई y हो तो y के लिए हमें एक समीकरण लिखनी है। देखो, हम यहां पे क्या करेंगे, एक अल्पांश मानेंगे, है ना। x दूरी पर dx चौड़ाई की हम एक यहाँ पे स्तंभ मानते हैं, और इस स्तंभ पर हम इसके लिए हमें y की समीकरण लिखनी है। हमने मान लिया इसकी ऊंचाई y के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इस अल्पांश को थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूं समझाने के लिए कि ये अल्पांश यहाँ पे इस तरह से है ना। अब इसका कोण जो है वो परिवर्ती कोण है ना। तो इसका कोण हर x के साथ चेंज होगा। तो हमने मान लिया इस पृष्ठ का कोण यहां पर और यहां पर, ये कोण तो बन रहा है मान लो थीटा प्लस डी थीटा, और इधर से कोण बन रहा है थीटा। इधर से बल लगेगा F2, इधर से बल लगेगा F1। तो F2 का एक घटक जब हम ऊपर की तरफ करेंगे तो क्या आएगा, F2 साइन थीटा, और इसका घटक जब नीचे की ओर करेंगे F1 का, तो वो क्या आएगा, F1 साइन थीटा। यहां आएगा थीटा प्लस डी थीटा। फिर इसके बाद इसमें एक कौन सा बल लग रहा है, इसका भार dm इंटू जी। अब साम्यावस्था में इस अल्पांश के लिए ऊर्ध्वाधर बल संतुलित होने चाहिए। तो देखो, ऊर्ध्वाधर बल को संतुलित करेंगे तो F2 साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस F1 साइन थीटा बराबर dm इंटू जी। अब देखो, छोटे कोण के लिए जब थीटा नोट अधिकतम कोण भी एक से बहुत छोटा है, तो हम समझ जाएंगे कि सभी कोण एक से छोटे हैं। और छोटे कोण के लिए हमेशा ध्यान रखना, इस साइन के अंदर जो भी कोण हो उसको डायरेक्ट लिखा जाता है। साइन थीटा को डायरेक्ट थीटा लिख दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, F2 की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले s इंटू जेड। जेड कैसे आया, देखो s तो पृष्ठ तनाव के कारण बल कैसे लिखते हैं अपन, पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लिखता है वो होता है सरफेस टेंशन इंटू लंबाई L इफेक्टिव। ये होती है द्रव की संपर्क लंबाई। तो हम जब अल्पांश मान रहे, इसकी चौड़ाई तो इधर है ना, z दिशा में, तो z दिशा में इसकी हमने लंबाई मान ली z। कोण को डायरेक्ट लिख दिया, माइनस इधर भी आ जाएगा एस जेड थीटा बराबर dm इंटू जी। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एस जेड डी थीटा। dm कैसे लिखेंगे, देखो, घनत्व इंटू आयतन इंटू जी, एस जेड डी थीटा, ठीक है। और यहां लिखेंगे अपन रो dv। कैसे लिखेंगे, इसका आयतन कैसे लिखेंगे, इसका आयतन लिखेंगे ऊंचाई, लंबाई और अल्पांश की चौड़ाई। ये आ गया। तो इससे आएगा मेरे पास डी थीटा बाई डी एक्स बराबर रो वाई जेड, जेड से जेड यहां कट जाएगा ना, अभी लिख देंगे उसको अपन, और एस जेड से जेड कटेगा। अब थीटा की वैल्यू क्या लेनी है, थीटा की वैल्यू लेनी है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स, ये आएगा हमारे पास रो वाई जी अपॉन एस। अब थीटा को लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पे इस थीटा को अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आएगा डबल डिफरेंशिएशन। तो फाइनली ये दोनों चीजें देखो इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ये देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रो जी वाई अपॉन एस। ये अपना सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एलिमेंट को इंटीग्रेट करने वाला क्वेश्चन था, और फिजिक्स के पेपर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। बिल्कुल ध्यान समझे इसको, आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लें। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे।
सेकेंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात की गई है। सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक जो है वो उसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर दी गई है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई है और 40 सेंटीमीटर नलिका की लंबाई दी गई है। आपसे पूछा है कि नेत्र के सुस्पष्ट दर्शन की दूरी 25 है, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होगा। एक बेसिक सा डायग्राम हम समझ लेते हैं सूक्ष्मदर्शी के लिए। सूक्ष्मदर्शी के लिए हम यहाँ पर 2 तरह के लेंस की बात करते हैं। सबसे पहले एक वस्तु को रखा जाता है, उसका एक प्रतिबिंब बनता है, फिर उसका एक दूसरा प्रतिबिंब बनाना होता है। अब यहाँ पे जो हमें दूसरा प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, वो हम कहीं भी बना सकते हैं। न्यूनतम दूरी d बराबर 25 होता है, वहां से लेकर अनंत तक कहीं भी बना सकते हैं। तो ये तो हो जाएगी वस्तु, ये इमेज I1 और ये फाइनल इमेज I2। वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं UE, UO, ये दूरी होगी VO, ये दूरी होगी UE और ये दूरी होगी VE। ठीक है, तो जो बेसिक आवर्धन का सूत्र होता है वो क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव का आवर्धन और आईपीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव का आवर्धन का फॉर्मूला होता है VO/UO और ये होता है D/UE। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जब कुछ बात नहीं की जाए तो वस्तु को हम जस्ट फोकस के पीछे रखते हैं, फोकस के जस्ट पीछे रखते हैं, मतलब जो UO है वो जस्ट FO के बराबर होता है लगभग। तो देखो यहाँ पे क्या क्या अप्रोक्सीमेशन काम में लेते हैं, UO लगभग FO के बराबर होगा। ठीक है, FO के जस्ट पास में रखने से इधर इमेज काफी दूर बनेगी। तो जो ट्यूब लंबाई होती है, ट्यूब लंबाई यहां से यहां तक की दूरी होती है, ट्यूब लंबाई लगभग VO के बराबर हो जाएगी। VO को लगभग L बराबर ही मान सकते हैं कि UE काफी छोटा हो जाएगा उस केस में। तो L का सूत्र होता है VO + UE, लेकिन इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, VO काफी बड़ा आएगा UE की तुलना में। इस वजह से हम बात करें तो L को लगभग VO रख सकते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हम यहां पर बात करें तो L VO रख देंगे। अब जब न्यूनतम दूरी फाइनल इमेज I2 को जब D पर रखना हो तो उस केस में UE का मान लगभग FE के बराबर होता है। ठीक है, ये सब अप्रोक्सीमेशन यहां रखें तो हमारे पास क्या आएगा, L/FO D/FE। ये आवर्धन का सूत्र है, बेसिक सूत्र ये होता है, उसको फिर अपन ने अप्रोक्सीमेशन से यहां अरेंज किया। L का मान कितना दिया आपको, L का मान दे रखा आपको 40, FO कितना दे रखा है, FO दे रखा है आपको 2, D कितना दे रखा है 25, FE कितना है 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 to 5। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 1 to 5। ठीक है, तो बिल्कुल माइक्रोस्कोप की जो बेसिक थ्योरी होती है वो काम में ली गई है और उसकी वजह से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? तो ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें या फिर बेसिक से चलें और सॉल्व करें। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहां तक हुआ। इसके बाद हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में चाल C/100 से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है और गति की दिशा के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से रखना है कि इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विक्षेपित ना हो। विक्षेपित ना हो ये तभी हो सकता है जब उस पर कुल बल 0 हो। अब कुल बल 0 हो तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कैंसिल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है QE और ये क्या होता है QVB sin थीटा, लेकिन हमें पता है V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, Q से Q काट दो। तो हमें E का मान पूछा है तो E का मान निकालेंगे सबसे पहले VB और sin 90। V का मान कितना दिया है C/100, B का मान कितना दिया है 9 × 10⁻⁻4, C का मान होता है 3 × 10⁸ 9 × 10⁻⁻4। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 3 27 है ना, इधर आ जाएगी आपके पास 10⁻2, 27 × 10⁻2 वोल्ट प्रति मीटर। अब इसमें कैंसिल होने की कंडीशन क्या है, देखो एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ, इसका वेग इस तरफ है और मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र B इसके लंबवत क्रॉस दिशा में है। तो इलेक्ट्रॉन पे बल की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पे बल की दिशा होगी नीचे की ओर, है ना। तो इस पे चुंबकीय बल इधर लगेगा। अब हमें विद्युतीय बल से इसको कैंसिल करवाना है तो विद्युतीय बल ऊपर होना चाहिए। विद्युतीय बल ऊपर होने के लिए विद्युत क्षेत्र किधर होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जिधर बल लगाना उसके विपरीत।
तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र जो है वो किसके लंबवत है, V के और B के दोनों के लंबवत है। तो E B के लंबवत होगा और परिमाण जो है वो इतना होगा 10⁻²। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। ओके, तो इसको सॉल्व करें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें सॉल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है कि समान लंबाई L की क्षैतिज के साथ आनती कोण 45 डिग्री पर दो आनत पृष्ठ हैं, उनमें एक खुरदरा है और दूसरा पूर्ण रूप से चिकना है। पिंड को चिकने पृष्ठ की तुलना में खुरदरे पृष्ठ पर नीचे फिसल कर आने में 2 गुना समय लगता है। देखो 2 पृष्ठ हैं, दोनों का कोण कितना दिया है 45 डिग्री और दूसरे वाले में भी कोण कितना दिया है 45 डिग्री। यहां फिसल कर आने में लगा समय t1 और यहां फिसल कर लगा समय t2। मान लो कि एक पिंड s दूरी तय करता है फिसलने के दौरान, ठीक है। इसको फिसलाने वाला बल कौन सा है mg sin थीटा और यहां रोकने वाला घर्षण 0 है। लेकिन दूसरे केस में घर्षण भी तो लग रहा है, तो mg sin थीटा का विरोध कौन करेगा, म्यू mg cos थीटा, घर्षण बल। तो इस केस में टाइम हो जाएगा आपके पास √2s/g sin थीटा और दूसरे केस में टाइम हो जाएगा √2sg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अब आपको ये बोला है कि जो t2 समय है वो डबल आ रहा है, मतलब हमें क्या बोला है कि t2 समय जो है वो 2 टाइम्स है t1 का, ठीक है। तो t2 समय और t1 समय का रिलेशन आपको दिया है, आप यहां पे सारे मान रखेंगे तो 2sg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, इधर आ जाएगा 2√2sg sin थीटा। इन सभी को सोल्व करेंगे स्क्वायर करके तो 2s तो कट जाएगा। फाइनली हमारे पास आएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा 1/4 sin थीटा, ये आएगा। स्क्वायर करके मैंने इसको रिवर्स भी कर दिया। इसको सोल्व करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे हम sin थीटा की। तो sin थीटा अपन को थीटा कितना दिया है 45 डिग्री, तो इसको पूरे को डिवाइड करेंगे cos से, तो ये आ जाएगा tan थीटा, ठीक है, 1 - 1/4 और इधर आ जाएगा म्यू। tan थीटा tan 45 कितना होता है 1 - 1/4 म्यू, तो इससे म्यू कितना आएगा बेटा आपके पास, म्यू आएगा 0.75 मतलब कि 3/4। आपका यहाँ पे ऑप्शन हो गया फोर्थ, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी ये होती है और इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आंसर यहाँ पे ये बन जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों केस में त्वरण निकालना है और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट लें बच्चों इसका। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवें क्वेश्चन में आपको ए और बी दो समान दो कार दी गई है जिनकी गति ऊर्जाएं दी गई है। ब्रेक लगाने पर एक कार 1000 मीटर और दूसरी कार 1500 मीटर के बाद रुकती है। ए और बी बल जो है उन पर एफ और एफ बी लगता है, तो अनुपात बताना है। देखो सिंपल सी बात है, किसी कार को अगर हमें रोकना है जिसके प्रारंभिक वेग v है और अंतिम वेग मान लो 0 हो गया, रोकना मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, तो इस दौरान जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा और इस दौरान जो विस्थापन आया वो ये आया, ठीक है। तो इस दौरान हम कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएं तो बल द्वारा किया गया कार्य गति ऊर्जा में परिवर्तन है ना, और हमें पता है बल नेगेटिव कार्य करेगा तो एफ एस cos 180, अंतिम गति ऊर्जा ये है और प्रारंभिक गति ऊर्जा ये है ½ mv², है ना। तो अब इस केस में आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एफ एस, यहां भी एक -1 आएगा ना, cos 180 -1 होता है तो माइनस माइनस कटेगा, तो फाइनली आपके पास आया एफ इंटू एस बराबर काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक। ये हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया। अब इसको दोनों कारों के लिए यूज करना है तो अपन तो ऐसे इक्वेशन बनाएंगे F1 S1 FA SA FB SB, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और बी की गति ऊर्जा। ए और बी के बल का अनुपात बताना है, तो ए और बी का बल एस ए कितना हो जाएगा अपने पास, एस ए दिया गया है 1000 और बी कितना दिया है 1500। काइनेटिक एनर्जी ए की कितनी दी गई है 100 और ये कितना दिया है 225, ठीक है। ये कटेगा 500 से 2 बार, ये कटेगा 3 बार, ये 25 से 4 बार, ये 25 से 9 बार, तो एफ ए बटा एफ बी आएगा आपके पास 4 × 3 9 × 2 से ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, आंसर आएगा 2/3 सेकेंड आंसर।
ओके बच्चों, तो हमारा ये 5वां क्वेश्चन यहाँ पूरा होता है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है कि दिए गए परिपथ में बैटरी से गुजरने वाली धारा है। मुझे यहां पर गुजरने वाली धारा ज्ञात करनी है। अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु नजर आएगा। कैसे? देखिए बेटा, 5 ओम और 1.5 को गुणा कीजिए आप आमने सामने वाली भुजाओं के प्रतिरोधों का गुणनफल अगर बराबर है तो वो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। 5 गुणा 1.5 7.5, 2.5 गुणा 3 7.5, तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और अगर संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो मैं आराम से बीच वाली शाखा में जुड़ा 6 ओम को प्रतिरोध को हटा सकता हूं। तो अब मेरे पास में फाइनली डायग्राम क्या बन जाएगा उसको हटाने के बाद में? बेटा मेरे पास में जो सर्किट डायग्राम रहेगा वो रहेगा ए से जुड़ा है 5 ओम, ठीक है। ये रहा पॉइंट बी, ये बी पॉइंट, ठीक है। ये मेरे पास में रहा 3 ओम, पॉइंट ई 3 ओम। बी से ये जुड़ा आपके पास में, यहां से जुड़ा आपके पास में 2.5 ओम, और ये रहा आपके पास में 1.5 ओम। क्लियर? ऊपर आपके पास में 1.5 ओम, या आपके पास में 5.5 ओम, या आपके पास में 1/3 ओम, या आपके पास में 5 वोल्ट की बैटरी। क्लियर? तो सर्किट ऐसा बन गया। देखो यार, ऐसा है कि ये 5 ओम और 3 और दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में है, ठीक है सर। तो अगर ये 5 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य कितना हो गया? आप कहेंगे 8 ओम। जी बिल्कुल। 1.5 ओम और 2.5 ओम, 2.5 ओम और 1.5 ओम दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य कितना हो गया? 4। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों का तुल्य जो आया है 8 ओम, इनका 4 ओम, दोनों किसमें है? समांतर में। और सर अगर समांतर में है तो मैं तुल्य निकालूंगा R1 गुणा R2। R तुल्य कैसे निकालूंगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बेटा मेरे पास में आ गया 32/12, ठीक है। 8/3 ओम आ गया। तो इनका तुल्य आ गया 8/3। तो मैं डायग्राम ऐसे बना सकता हूं आप, 8/3 ओम, ठीक है। ये मेरे पास में 1/3 ओम, 5 वोल्ट की बैटरी। ऊपर मेरे पास में है 1.5 ओम। क्लियर? और ये है मेरे पास में 5.5 ओम। साफ साफ दिख रहा है कि सारे प्रतिरोध किसमें है? श्रेणी क्रम में है। 8/3 प्लस 1/3 प्लस 1.5 प्लस 5.5, 5.5 और 1.5 कितना हुआ बेटा? 7 हुआ। 8/3 और 1/3 को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 9/3 आएगा, तो 3 आ गया। 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो आर तुल्य कितना आ गया मेरे पास में? आर तुल्य आ गया 10 ओम। तो बेटा अब आई आ सकती है I इक्वल्स टू V अपॉन आर तुल्य। ये मेरे पास में आ जाएगी 5 अपॉन 10। तो ये आ गया मेरे पास में 0.5 एम्पियर। देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन है मेरे पास में? सेकंड वाला ऑप्शन सही है, 0.5 एम्पियर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बढ़िया सवाल। क्या कहता है? भारी द्रव्यमान m के एक गोलक को लंबाई l की एक हल्की डोरी से लटकाया जाता है। गोलक को क्षैतिज वेग v0 प्रदान किया जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यदि डोरी क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P पर ढीली पड़ जाती है। नोटिस करना बेटा, एक बिंदु P पर ढीली पड़ जाती है। ढीली पड़ जाती है इसका मतलब बिंदु P पर तनाव का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है बेटा। तो बिंदु P पर गोलक की चाल V का इसकी प्रारंभिक चाल V0 के साथ अनुपात है। देखो यहां पर ये जो चाल दे रहा है वो कितनी दे रहा है? V0। बिंदु P पर चाल बोल रहा है अगला V, ये रही V स्पर्श रेखी। मुझसे सवाल करता है कि आप V बिंदु P पर गोले की चाल V का इसकी प्रारंभिक चाल V0 के साथ में अनुपात ज्ञात कर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। इसे मैं बिंदु A बोल दूं। ठीक है भाई। देखिए जैसे ये गोलक बिंदु P पर पहुंचता है यहां पर तनाव 0 हो जाता है। ठीक है साहब। चलो बेटा mg कहां लगेगा? आप कहेंगे नीचे। रस्सी की लंबाई कितनी है? L।
इस एल का इधर वाला घटक कौन होगा? एल कॉस थीटा। इधर वाला घटक ये कौन होगा? एल साइन थीटा। ठीक है, देखो इस एल का ये घटक एल कॉस थीटा, ये वाला घटक एल साइन थीटा। ठीक है, एम जी ये है, ये वाला कोण कितना है? 90 माइनस थीटा। तो एम जी का इधर कौन सा घटक आएगा? एम जी कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तनाव, रस्सी में तनाव टी, इधर टी केंद्र की तरफ लग रहा है। एम जी कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? एम जी साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं? एम जी साइन थीटा। तो टी और एम जी साइन थीटा केंद्र की ओर लग रहे हैं, मतलब टी प्लस एम जी साइन थीटा दोनों मिलकर किसका काम कर रहे हैं? अभिकेंद्रीय बल का, एम वी स्क्वायर बटे आर, और यहां पर एल आर किसके बराबर होगी? एल के। लेकिन इस बिंदु पी पर यह कहानी कहां की चल रही है बेटा? पी पर। बिंदु पी की बात कर रहा हूं मैं। बिंदु पी पर मैंने एक जनरल इक्वेशन बनाई है, पहले जनरल समीकरण बनाई है, सामान्य समीकरण। बिंदु पी पर टी केंद्र की ओर, एमजी का घटक एमजी कोस 90 माइनस थीटा, तो एमजी साइन थीटा केंद्र की ओर। तो टी और एमजी दोनों मिलकर किसका काम कर रहे हैं? अभिकेंद्रीय बल का। लेकिन इस बिंदु पी पर टी का मान कितना है? 0। तो एमजी साइन थीटा किसके बराबर हो गया? एमजी साइन थीटा का मान हो गया एम वी स्क्वायर बटे एल के। एम से एम गया तो वी स्क्वायर का मान मुझे मिल गया बेटा जी एल साइन थीटा। क्लियर? मैं बिंदु ए और पी पर कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा सकता हूं। बिंदु ए की कुल यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होगी? बिंदु पी की कुल यांत्रिक ऊर्जा के। बिंदु ए पर कितना वेग दिया आपने? आप कहेंगे वी नॉट वेग दिया है, तो बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा होगी कितनी? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, प्लस ए पर स्थितिज ऊर्जा कितनी? आप कहेंगे सर ए पर तो स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। बिंदु पी पर गतिज ऊर्जा कितनी? वेग चाल कितनी है इसके पास में? वी है, तो इस पर होगी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस यहां पर स्थितिज ऊर्जा यहां से यहां तक जाने में कितनी ऊंचाई में वृद्धि हुई? एल तो ये रही, एल साइन थीटा ये रही, तो कुल कितनी होगी? एम जी, एल कॉमन ले लूं तो 1 प्लस साइन थीटा। देखो एम से एम कैंसिल आउट हो रहा है, मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करूंगा तो ये क्या बना इधर? वी नोट का स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2g एल 1 प्लस साइन थीटा। बेटा इस वी स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं? जीएल साइन थीटा रख सकता हूं। तो वी नॉट स्क्वायर बराबर कितना आया? जी एल साइन थीटा प्लस इसको गुणा करवा रहा हूं अंदर, तो 2gl प्लस 2gl साइन थीटा। तो 2gl साइन थीटा, gl साइन थीटा कितना बन गया? यह बन गया 3gl साइन थीटा प्लस 2gl। मैं gl को बाहर ले लूं तो वी नॉट का स्क्वायर कितना मिला? gl अगर मैं बाहर लेता हूं तो अंदर बना यहां पर 3 साइन थीटा प्लस 2, यह आ गया मेरे पास में वी नॉट स्क्वायर का मान आ गया। मेरे पास में वी स्क्वायर का मान है, वी नॉट स्क्वायर का मान मेरे पास में है, तो अनुपात क्यों नहीं आ सकता? वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। देखो जीएल से जीएल तो कट जाएगा, तो ऊपर तो बनेगा साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2। और अगर मैं रूट लेता हूं दोनों तरफ, अगर मैं दोनों तरफ रूट लेता हूं तो मेरे पास में बना v अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2, और रूट का मतलब घात 1/2। यह आ गया मेरे पास में आंसर। तो v बटे वी नॉट का मान जो मेरे पास में होगा वो होगा साइन थीटा बटा 3 साइन थीटा प्लस 2, या 2 प्लस 3 साइन थीटा की घात 1/2। कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा मेरे पास में? 4th वाला ऑप्शन हुआ। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, ऐसे जनरली क्वेश्चंस हम क्लास में करते भी हैं बेटा।
नोट्स वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस हमारे मिलते हैं, माइनर वगैरह जो होते हैं ऐसे क्वेश्चंस हम वहां भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ए और पी पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दिए गए लॉजिक अनुप्रयोग का निर्गत y एक गेट के निर्गत के सदृश है। देखिए बेटा, मेरे पास में इस गेट के जो इनपुट है, निवेश है, वो ए और बी है। ये गेट कौन है? ये गेट है नॉर गेट। कौन सा वाला गेट है? नॉर गेट। ठीक है साहब। नॉर गेट क्या करता है, ए और बी इनपुट दिए हैं तो उसका आउटपुट कौन होगा? ए प्लस बी का बार। तो इस गेट ने जो आउटपुट दिया वो दिया ए प्लस बी का बार। यह कौन सा गेट है? यह है नैंड गेट। नैंड गेट की इनपुट कौन है? ए और बी। आउटपुट क्या देगा? ये ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार। ठीक है साहब। यह गेट कौन है? यह गेट दिख रहा है मुझे एंड गेट। इस एंड गेट के इनपुट कौन है? आप कहेंगे सर एक इनपुट तो ये है। इस गेट का जो आउटपुट है वो इस गेट का इनपुट है। इस गेट का जो आउटपुट है वो इस गेट का इनपुट है। समझ गए? नॉर गेट और नैंड गेट के जो आउटपुट है वो इस एंड गेट के इनपुट्स हैं। और एंड गेट का इनपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? जो इनपुट आप दे रहे हो उनका गुणनफल। तो ए प्लस बी का बार इंटू ए इंटू बी का बार। एंड गेट ये तो करता है, जैसे ये एंड गेट है, ये आउटपुट है। इनपुट्स आपके पास में ए और बी हैं, तो आउटपुट कौन होगा बेटा? ए इंटू बी। तो आपके पास में इनपुट कौन है? ए प्लस बी का बार, एक इनपुट, इंटू दूसरा इनपुट कौन है? ए इंटू बी का बार। कर दिया। ये मेरे पास में आ गया फाइनल आउटपुट। एक सत्य सारणी बना लें। ए बी, ए प्लस बी का बार की बना लें। एक तो एक हम ए इंटू बी के बार की बना लें और एक हम वाई के बना लें। और वाई कौन होगा? ए प्लस बी का बार इंटू ए बी बार। ठीक है साहब। इनपुट कौन कौन हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। बेटा 0 सबसे पहले देखो, 0 प्लस 0 कौन होगा? 0 होगा। 0 का उल्टा कीजिए आप 1। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 का उल्टा कीजिए 0। 1 प्लस 0 1, उल्टा कीजिए 0। 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0। ठीक है साहब। आओ ये बनाते हैं। ये कौन है? ए इंटू बी का बार। 0 इंटू 0 0, 0 का उल्टा कर दो 1। 1 इंटू 0 0, उल्टा कर दो 1। 1 इंटू 0 0, 0 का उल्टा कीजिए 1। 1 इंटू 1 1 होता है, उसका उल्टा कर दो 0। इन दोनों को जोड़ना है। 1 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। वन इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। गौर से देखिए किसका आउटपुट दिख रहा है? नॉर गेट का। क्योंकि नॉर गेट का जो आउटपुट है, नॉर गेट कौन होता है? यार आपके पास में नॉर, आपने 0 0 का क्या दिया? 1। 0 0 का फाइनल आउटपुट कौन आ रहा है? 1। 0 1 का आउटपुट 0, फाइनल आउटपुट भी 0। 1 0 का 0, फाइनल आउटपुट 0। 1 1 का 0 0। तो किस जैसा हो गया है ये? नॉर गेट जैसा। तो कौन सा ऑप्शन मेरे पास में है? फोर्थ वाला ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कहता है मेरे पास में कि एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र Ez इज इक्वल टू 60 cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट पर मीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब संगत चुंबकीय क्षेत्र है। देखो ऐसा है कि मुझे यहां पर जो विद्युत क्षेत्र दे रखा है वो किस दिशा में दे रखा है? Z दिशा में। ये 60 कौन है बेटा? ये 60 है आपके पास में E0।
तो ई नॉट का मान कितना आ गया 60। और मैं आराम से यहां से बी नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी। तो बी नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास में, ई नॉट कितना है 60, और बेटा सी की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणा 10 की घात 8, तो देखो 20, तो ये बन गया 2 गुणा 10 की घात -7। बी नॉट की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है साहब, देखो ई जेड में है, मेरी जो तरंग का संचरण है वो कहां पर है एक्स में। तो मुझे एक बात बता यार, तरंग संचरण की जो दिशा है ना, दिशा वो होती है हमेशा ई क्रॉस बी की दिशा में, ई क्रॉस बी की दिशा में। संचरण की दिशा है मेरे पास में एक्स में चल रही है, तो देखो ई कहां पर है मेरा, ई है मेरे पास में जेड में, जेड बोले तो के कैप क्रॉस। संचरण की दिशा है मेरे पास में -i कैप। भाई यहां पर प्लस लिखा है, इसका मतलब ये कहां पर चल रही है -x में। ठीक है, मैं बी का क्या डायरेक्शन सेट करूं, क्या दिशा सेट करूं कि मेरे पास में k क्रॉस बी क्या आ जाए माइनस। हम जानते हैं i j k, k क्रॉस j करूंगा तो मुझे -i मिलेगा। तो यहां पर j कैप, इसका मतलब मेरी जो ये है वो रहेगी मेरे पास में y दिशा में। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा मेरे पास में, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये एकदम परफेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमारे पास में है कि द्रव्यमान 0.5 केजी की है, गेंद को 40 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, गेंद धरातल से टकराती है और 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ती है, धरातल के साथ संघट्ट की अवधि में गेंद का प्रदत्त आवेग है। जी का मान लेना है मुझे 9.8। देखो हम जानते हैं कि जो आवेग है वो किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के। इसको लिख सकता हूं मैं P अंतिम माइनस P प्रारंभिक। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले आपने 0.5 केजी की गेंद को 40 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा, H1 बोल दूं, ये धरातल से टकराती है, इसको V1 बोल दूं। बेटा मैं यहां पर नीचे वाली दिशा को माइनस ले रहा हूं, ऊपर वाली दिशा को प्लस ले रहा हूं, तो V1 मैं लिखूंगा माइनस में लिखूंगा, यह आएगा √2g H1, तो यह आ जाएगा मेरे पास में -28 मीटर प्रति सेकेंड। फिर ये धरातल से जब टकराती है तो ऊपर उछलती है, कितनी ऊंचाई तक जाती है 10 मीटर तक। जिस वेग से गई उसको मैं कह दूं V2, ऊपर वाली को ले रहा हूं प्लस, तो इसको लिखूंगा +√2g H2, तो 2g का मान 9.8 और 10, यह आएगा मेरे पास में प्लस का 14 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, I इज इक्वल टू डेल्टा P मतलब m V2 माइनस V1, I इज इक्वल टू m कितना है 0.5, V2 कितना है मेरे पास में 14, माइनस माइनस प्लस 28, यह आ गया I इज इक्वल टू 0.5 इंटू 42 बराबर 21 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा मेरे पास में, पहला वाला ऑप्शन सही आंसर है। क्लियर? अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो इसमें अपने को एक सर्किट दे रखा है जिसमें एक इंडक्टर मतलब प्रेरकत्व है, एक बैटरी है और प्रतिरोध। बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर अपने को बताना है। किरचॉफ का नियम काम में लेंगे अपन, धारा की दिशा में अपन इसी डायरेक्शन के अंदर चलते हैं। ए से शुरू करें तो ए का विभव VA, ठीक है। इंडक्टर के अंदर आता है -L/di/dt इंड्यूस्ड EMF प्रेरित विद्युत वाहक बल। फिर पहले बैटरी का प्लस फिर माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं अपन, विभव कम हो रहा है, इसका मतलब -5। धारा की दिशा में चलने, धारा आपको दे रखी है 2 एम्पियर किसी टाइम पर, ठीक है, और प्रतिरोध आपका 2 है, तो धारा की दिशा में -2 × 2 और इक्वल टू VB। अब अगर अपन VA माइनस VB देखें
तो ये आ गया एल डी आई अपॉन डी टी प्लस का 9। एल की वैल्यू अगर अपन देखें तो आपको 1 दे रखी है। डी आई अपॉन डी टी है धारा में परिवर्तन की दर, ये बढ़ रहा है या घट रहा है वो अपने को देखना है। तो धारा 1 एम्पियर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो प्लस में अपन इसको लिखेंगे +9, तो ये अपना आ जाएगा प्लस का 10 वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप देखो 2 एम्पियर की धाराएं जो है, 2 छोटी छोटी कुंडलियां अलग अलग, जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात अपने को ये दे रखा है, धारा दोनों में समान है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात चाहिए। अपन जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स n चक्कर I और a। चक्कर नहीं दे रखे, एक ही है, धारा दोनों में समान है, ए क्षेत्रफल है, वर्ताकार कुंडलियां हैं। अपन कहेंगे कि ये प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट आपके पास। ए जो है वो वर्ताकार कुंडली है, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। तो सिंपल सा हो गया अपने पास m1 अपॉन m2 इक्वल टू आ गया r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। अब अगर अपन देखें अनुपात आपको 1 और 2 का दे रखा है, तो वो 1/2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 1/4। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन था ये। तो ऑप्शन 1 जो है इसका आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, किसी एक कैमरे में 4 सदस्य पतले उत्तल लेंस लगा रखे हैं, एक दूसरे को बिल्कुल पास में रख के इस तरह से 4 लेंस रखा रखे हैं, और इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। प्रत्येक की पावर जो है वो P के इक्वल है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि P जो नेट होता है, अगर कोई गैप नहीं हो तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये आ जाएगा। 4 हैं तो सिंपल सा है, ये अपने को पता है कि 4P हो गया। M की बात करें, टोटल M, मैग्निफिकेशन M1, आवर्धन जिसको बोलते हैं M2, रे के आवर्धन M3, और जो भी हैं। अब ये कह रहा है कि चारों के लिए, प्रत्येक के लिए दे रखा है अपने को P, तो ये तो आ गया, और आवर्धन अपने को प्रत्येक के लिए कितना दे रखा है M, तो आवर्धन अपन M इंटू M इंटू M, M इंटू M इंटू M इंटू M, तो ये अपने पास आ जाएगा M की पावर 4। ओके, तो यहां पर आप देखिए 4P और M की पावर 4, तो आपका ऑप्शन जो है वो 3rd इसका करेक्ट आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ये केटीजी से है आपका। इसमें गैस सिलेंडर का आयतन आपको दे रखा है, इतने मोल उसके पास हैं, गैस को बाहर निकाला, गैस प्रेशर आपका गिर गया कहां तक, 11 तक। पहली बात तो ये कि गैस प्रेशर जो होता है, ये होता है गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब। तो अगर गैस का प्रेशर निकालें अपन, तो ये आपका आ जाएगा गैज माइनस प्लस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक, ये 11, ये 1, ये हो गया आपका 12 एटमॉस्फेयर, 12 वायुमंडलीय। इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन पर में, तो 12 इंटू 1.01 10 की पावर 5, तो ये आ जाएगा आपका 12.12 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका गैस का प्रेशर आ गया। अब इस गैस का प्रेशर अगर इतना है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे वो अपन देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अपन आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण काम में ले, म्यू आर टी। तो म्यू की वैल्यू अपन सब जानते हैं, म्यू की वैल्यू आएगी पीवी अपॉन, वैल्यू पुट करें, आयतन 30 लीटर, प्रेशर आ गया, चलो पहले आयतन लिख देता हूँ, 10 की पावर -3 इंटू प्रेशर आपका 12.12 10 की पावर 5, आर की वैल्यू आपको 100/12 दे रखी है, यही अपने को यूज करनी है, 100 और इंटू 12 यहां लिख देता हूं, ठीक है, इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो 300 आ जाएगा। इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये 12 है यहाँ पर, अब इसमें तो ये आ जाएगा 12.12 गुणा 12, ये 12 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको इंटू 10 की पावर -1, इसको अगर अपन सोल्व करें तो आप देख लो लगभग इसके अंदर 54.46 के आसपास, 5000 के आसपास जो आ रहा है, इसका 14.54 मोल्स आ जाएंगे, ये लगभग इतना आ रहा है, कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके आप देख लो।
इतने मोल बचे, शुरू में लिए थे इतने, तो अगर निकाले गए मोलों की बात करें तो निकाले गए मोल आपके पास हो गए 18.2 था, माइनस 14.54 आपका कॉमन आ गया। तो आप देख लो इसमें से कितना बचा, 18.2 14.54, ठीक है। 6 11 में से यहाँ से एक कम 6 आ गया, यहाँ से आपका बच गया 1, इधर से लाए 11 में से 5 गए 6 इंटू यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 गया 3, तो 3.66 मोल आपके इसमें से निकाले गए। इतने मोल्स आपको पूछा गया द्रव्यमान। मोल्स अपन जानते हैं द्रव्यमान बटे मोलिकुलर वेट, तो द्रव्यमान निकाला गया जो m आएगा वो 3.66 और गुणा 32, ये ग्राम में आपका आएगा, और जब इसको सोल्व करोगे तो ये 0.166 किलोग्राम के लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर इसके अंदर आएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 15, आपको टी में और एक्स में एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, इसका त्वरण बताना है। तो देखो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या तो अपन ऐसा करें कि x की वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्वाड्रेटिक में आएगी, सिंपल सा अपन दोनों साइड में t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अवकलन कर देते हैं, डी बाई डी टी टी, डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका 1 हो गया, इसका 2x आएगा, लेकिन x का फंक्शन है t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एक्स बाई डी टी, ये 1 होगा, फिर x के रेस्पेक्ट में वही डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से अपने पास डी एक्स बाई डी टी कॉमन आ गया, और इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास डी एक्स बाई डी टी तो कॉमन आ गया, तो आपके पास बच गया कितना 1/2x प्लस 1, ये आपका। और अपन सब जानते हैं डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है, या आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1। अब अपने को चाहिए a। अब देखो a जो है वो अपने पास 2 फॉर्मूले हैं, dv बाई डी टी, लेकिन वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि v किसका फंक्शन है, x का, हालांकि उससे भी आ जाएगा, स्टेप बढ़ जाएगी। तो x, तो यहाँ से आप देखिए इसको अपन यूज करेंगे ये वाला v और dv बाई डी एक्स। v की वैल्यू आपकी कितनी है 2x प्लस 1 पावर माइनस 1, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 पावर माइनस 1, तो ये आपका आ गया 2x प्लस 1 माइनस 1। पहले इसकी पावर का करते हैं तो ये आएगा -1, 2x प्लस 1 पावर -2, फिर अंदर वाली क्वांटिटी क्या करेंगे तो 2x का आ जाएगा 2, 1 का हो गया 0। इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, -2 इंटू 2x प्लस 1 की पावर -3, तो आपका सोल्व करने के बाद ये आ गया -2/2x प्लस 1 और पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपका फाइनल आंसर देखिए, इसमें आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट होगा। ओके, तो ये 11 से 15 तक के अपन ने सॉल्यूशन किए, बाकी आपको दूसरे सर करवाएंगे। ओके, 16 से क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। पेपर कोड है 45 वाला। ये एसी का एक क्वेश्चन है। देखो, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे रखी है और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। और ये एलसीआर सीरीज सर्किट है, तो हमारे पास ये तो हो गया आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और ये कैपेसिटर, और ये इंडक्टर प्रेरकत्व, ठीक है। इसी कैपेसिटर का जो एक्सी है वो कितना दे रखा है, एक्सी दे रखा है 25 ओम, और एक्सएल जो है वो कितना दे रखा है बच्चों, 45 ओम दे रखा है, ठीक है। और इसको हमने एक एसी सोर्स से ऐड कर जोड़ दिया ऐसे, और एसी सोर्स का आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट। और इसकी फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो 50 हर्ट्ज दे रखी है। अपने को एक तो करंट पूछा है, तो करंट I इज इक्वल टू क्या रहेगा, I इज इक्वल टू
आई का इफेक्टिव वैल्यू अपने को चाहिए प्रभावी मान, तो RMS हम देखेंगे तो वो आ जाएगा VRMS बाई क्या करेंगे Z। देखो VRMS कितना है 220 और Z कितना हो जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक, तो ये 220 और R कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 25 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 220 डिवाइड बाई 20 से रूट 2 आ जाएगा, ये कैंसिल, ये से 11 टाइम्स कितना हो गया 11 बाई रूट 2 आ जाएगा। तो 11 बटे रूट 2 11 बटे 1.41 करेंगे और इसको हम देखेंगे तो ये लगभग 7.8 एम्पियर आ रहा है। कितना आ रहा है 7.8। इसके अकॉर्डिंग देखो एम्पियर फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में है ना 7.8, इसका मतलब अपने को वोल्टेज और करंट के बीच में 5 ही अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कलांतर कितना रहेगा, तो कलांतर के लिए आपको पता है cos फाई जो होता है वो कितना होता है, cos फाई होगा R/Z। तो R कितना है 20 और ये क्या हो जाएगा 20 से रूट 2। ये अपन ने यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया है ना Z की वैल्यू, तो यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√2। तो cos फाई की वैल्यू ये आई, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो 45 कलांतर और करंट, इसका मतलब इसका आंसर जो जाएगा वो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये एसी का एक एवरेज क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे अपन चलते हैं। सूर्य 27 दिनों में एक बार इसके केंद्र के परिधि घूर्णन करता है। ठीक है, हम इसको एक ये रिजिड बॉडी मान लें, स्फेरिकल, ऐसे ये रोटेशन कर रहा है सपोज दैट। ठीक है, इसका पहले टाइम पीरियड जो है T1 वो कितना है 27 डेज है। परिक्रमण काल क्या होगा यदि सूर्य उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। ठीक है, तो यहां पे देखो मास क्या है सेम है, द्रव्यमान क्या है नियत है। द्रव्यमान नियत है, इसका मतलब इसका जड़त्व आघूर्ण जो रहेगा I समानुपाती R² के हम लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो पहले I1 बाद में I2 इज इक्वल टू ये R1 अपॉन में R2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो I1 बाई I2 का जो रेशियो अनुपात जो रहेगा वो देखो ये पहले R रहेगा और बाद में R2 कितना हो गया 2 गुना, ट्वाइस हो गया, इसका मतलब 2R का स्क्वायर करेंगे, R² से R² कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो L इनिशियल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे L फाइनल, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम 2π/T, तो यहाँ पे 2π/T1 और यहाँ पे 2π/T2। तो यहाँ पे देखो T1 इज इक्वल टू I2/T2। तो T2 इधर आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू I2/I1 और इंटू क्या कर देंगे T1। देखो I2/I1 का जो अनुपात है वो यहाँ पे देखो 4/1 हो जाएगा। ये I1/I2 है, तो I2/I1 कितना हो जाएगा 4 और T1 कितना है 27। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 27। तो इसको हम देखेंगे तो 108 डेज का नया आवर्तकाल हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा 17 का 17वें का 4th आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये एक और अच्छा क्वेश्चन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटीकृत गति के लिए एक बोल मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा से होकर गुजरने वाला फ्लक्स फाई जो होता है उसको हम B × A लिखेंगे। BA वो किसके बराबर आ रहा है NH/E।
यहां पे एक क्वांटम नंबर पूर्णांक संख्या है n की वैल्यू, ठीक है। और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मॉडल के अनुसार अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा स्तर के लिए इसका मतलब n इज इक्वल टू आपको क्या पुट कर देना है, n बराबर 1 रख देना है, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, चुंबकीय आघूर्ण बच्चों यहां पर m इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए होता है, ठीक है। I को हम क्या लिखेंगे, Q कितना है, E अपॉन में क्या कर देंगे T, और ये इंटू क्या कर देंगे A। E चार्ज हो गया, आवेश हो गया इलेक्ट्रॉन का, E अपॉन में T को हम क्या कर रखे 2 पाई r, एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई r, और इसमें वेलोसिटी v से भाग देंगे हम लोग तो 2 पाई r अपॉन में v नहीं हो जाएगा क्या, तो यहां से देखो ये 2 पाई r और ये v इधर आ जाएगा, इनटू क्या कर देंगे a कर देंगे, ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण m। देखो r जो होता है r वो क्या रहेगा, mv बाई क्यू बी हम लोग डिफाइन करते हैं, यही परिभाषित करते हैं। तो यहां से हम लोग आर की जो वैल्यू बताएंगे वो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन का आवेश E, और ये इनटू क्या हो जाएगा B। यहां से R की वैल्यू भी रखेंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EV वेलोसिटी, वेग बटे में 2 पाई r, ठीक है। तो 2 पाई r की वैल्यू यहां से रखो, देखो ये क्या आ जाएगा इनटू mv, और ये EB जो है वो डिवाइड के डिवाइड में है तो ऊपर आ जाएगा ये EB, और इनटू एरिया की वैल्यू देखो यहां से रखेंगे, B इसके नीचे आ जाएगा तो ये H अपॉन में E इंटू बी रख देंगे, ठीक है। और N की वैल्यू हमने क्या रख दी बच्चों 1 रख देने, क्योंकि निम्नतम ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है तो N का मान 1 रखेंगे। अब देखो EB से EB क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहां से V से ये V क्या हो गया कैंसिल, तो EH अपॉन में 2 पाई m कर देंगे हम लोग, ये चुंबकीय आघूर्ण m की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये m जो स्मॉल m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग EH बाई 2 पाई m इसका आंसर जो आ रहा है कौन सा आ रहा है, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अपन देख रहे हैं। 3 सर्वसम उष्मा चालक छड़ों को चित्र में दर्शा रखा है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो इनका सर्वसम है, इसका मतलब लंबाई सबकी सेम है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी ए बी क्या है सेम है, तो L L L, और इसका A, इसका भी A और इसका भी A, ठीक है। लेकिन इनका उष्मीय चालकता गुणांक का मान अलग अलग है, तो इसका प्रतिरोध मान लो R1 है, इसका प्रतिरोध क्या है R2 और इसका प्रतिरोध क्या है R3, ठीक है। तो आपको पता है उष्मीय प्रतिरोध किसी छड़ का जो होता है L बटे में KA होता है, ठीक है। तो यहां से हम बोलेंगे L और A तो सबके लिए सेम है, तो R समानुपाती हम लोग क्या बोल देंगे 1/K बोल देंगे, तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3, इन दोनों तीनों का अनुपात रहेगा 1/2 के अनुपात 1 अनुपात 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेफिनेटली इसका जो अनुपात रहेगा वो कितना हो जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये R1 अनुपात R2 अनुपात R3 का अनुपात आ गया, ठीक है। अब देखो श्रेणी में H क्या रहता है, समान रहता है, उसमें धारा सब में सेम रहेगी। H समान है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे H क्या होता है डेल्टा T अपॉन में R। तो तापांतर जो है सभी छड़ों पे वो प्रतिरोधों के अनुपात में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके सिरों के मध्य तापांतर मान लो कितना है डेल्टा T1, इसके सिरों के मध्य कितना है डेल्टा T2 और इसके सिरों के मध्य डेल्टा T3 है, ठीक है। तो डेल्टा T1 अनुपात डेल्टा T2 अनुपात डेल्टा T3, इनका अनुपात जो रहेगा वो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 के अनुपात में रहेगा, ये 1 2 और ये 1 इस अनुपात में रहेगा। अच्छा, इन तीनों का योग कुल तापांतर के बराबर होगा। कुल तापांतर कितना होगा 3T माइनस
टी के करेंगे तो 2t आएगा। तो यहां से देखो डेल्टा T1 हम बता सकते हैं, डेल्टा T1 क्या होगा, डेल्टा T1 का अनुपात 1 बटे अनुपातों का योग 4 इंटू कुल तापांतर कितना है बच्चों 2t है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा T1 कितना हो जाएगा T/2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, T/2। ठीक है, तो डेल्टा T1 क्या हो जाएगा, इसके सिरों के पहली छड़ के सिरों के मध्य तापांतर है, तो डेल्टा T1 को रखेंगे 3t माइनस T1 बराबर T/2 रखेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस T/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5T/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही T2 निकालना है अपने को, तो T2 इसके सिरों के मध्य तापांतर कितना है डेल्टा T2, पहले डेल्टा T2 निकाल लो आप, डेल्टा T2 क्या हो जाएगा, डेल्टा T2 का अनुपात 2 बटे अनुपातों का योग 4 इंटू कुल तापांतर कितना है 2t, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, डेल्टा T2 दूसरे वाली छड़ के ऊपर ताप कितना ड्रॉप हो रहा है, तापांतर कितना है T है, तो देखो इस सिरे का ताप कितना है 5T/2, तो 5T/2 माइनस T2 करेंगे तो वो T के बराबर आएगा, यही तो रहेगा डेल्टा T2 तापांतर इसके सिरों के मध्य, तो ये इधर आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे T2 का मान कितना आ गया 3T/2, तो यहां से T1 बटे T2 का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 5/3 आएगा, तो 5/3 जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आंसर आ रहा है, तीसरे वाला आंसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन, ये एक अच्छा कैपेसिटर का क्वेश्चन है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाएं डी से पृथक है, ये कैपेसिटर है ऐसे, इसके प्लेटों के मध्य कुल दूरी जो है वो कितनी है डी है, तो इस कंडीशन में जब एयर है उस कंडीशन में इसकी जो पहले सी जो धारिता रहेगी वो रहेगी A/ε0 बटे डी रहेगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न परावैद्युतांक क्रम से K1 और K2 की इनकी मोटाई 3D/8 और D/2 के साथ दो सिल्लियों को संधारित्र में प्रविष्ट करवाया गया, इसके कारण धारिता जब पट्टिकाओं के बीच कुछ नहीं था, मतलब एयर था या वैक्यूम था, तब की तुलना में दोगुनी हो जाती है, और K1 और K2 में रिलेशन आपको दे रखा है और K1 का मान पूछा है, तो नई कंडीशन में क्या बोला है, ये हमारे पास कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर में एक तो K1 डाइलेक्ट्रिक पैरावैद्युतांक वाली पट्टिका रख दी, इसकी मोटाई कितनी है बच्चों 3D/8। ठीक है, और फिर इसने दूसरी पट्टिका रखी वो K2 वाली, और इसका कितना है D/2। देखो एक चीज सुनो, 3D/8 और D/2 इन दोनों को ऐड करेंगे, D नहीं आ रहा है, इसका मतलब कंप्लीटली फिल नहीं है, इसका मतलब कुछ पोर्शन इसके अंदर क्या है एयर भी है, कुछ पोर्शन कुछ भाग के अंदर एयर भी है, कितने भाग में हो जाएगा, तो D में से D/2 प्लस 3D/8 को ऐड करके माइनस करो, कितना आएगा D/8, तो D/8 भाग में क्या है बच्चों एयर भी है, समझ गए। तो इस कंडीशन में D इफेक्टिव जो इसका प्रभावी D सेपरेशन जो रहेगा वो D1 कितना है 3D/8, और इसमें पैरावैद्युतांक कितना है K1 प्लस दूसरे वाला कितना हो जाएगा D/2, और अपॉन में क्या हो जाएगा K2 को हम क्या लिखेंगे K1/1.5, तो ये इंटू 1.25 ये लिखोगे, प्लस D3 कितना है D/8, और इसमें K कितना रहेगा 1 रखेंगे, तो सिर्फ ये D/8। क्लियर, तो ये 3D/8 K1 प्लस ये देखो ये 5/4 लिखेंगे, तो 5D/8 K1 भाई 4 है, वह 4 से 2 मल्टीप्लाई हो जाए, और ये क्या हो जाएगा D/8। क्लियर, तो सी डेस जो अब आएगी हमारे पास, सी डेस हम डिफाइन करेंगे, वो क्या होगी बच्चों A/ε0 अपॉन में D इफेक्टिव कितना हो जाएगा D/8, तो आप क्या करो कॉमन ले लो, D/8 कॉमन लेंगे तो 3y क्या हो गया K1 प्लस 5y K1 प्लस 1/8, सॉरी D/8 आ गया ना, तो यहाँ पे केवल ओनली 1 रखेंगे, और ये कितना है 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स है सी डेस, इसका मतलब 2 इंटू
ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या कर देंगे, डी कर देंगे। तो ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट गया, डी से क्या हो गया, डी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये इधर तो क्या है 8 ऊपर आ जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा तो 8 आगे 8 बटे K1 प्लस 1 बराबर कितना है 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये इधर आ जाएगा 4 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे K1 प्लस 1, ये इधर आके -3, K1 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो K1 बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 3, तो 3 का भाग देंगे तो 2 6, तो 2.66 इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखें अपन। क्वेश्चन इसमें है कि दो शहर एक्स और वाई एक नियमित बस सेवा से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिएगा कि दो शहर हैं एक्स और वाई, और इनके बीच कोई रेगुलर एक बस है वो चल रही है। तो उसमें बोला गया कि प्रत्येक t मिनट में एक बस किसी भी एक दिशा में, यानी एक्स से वाई की तरफ या वाई से एक्स की तरफ जा रही है। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि एक एक्स से वाई की तरफ जाती भी कोई बस जो है, इसकी स्पीड कितनी v है, पर एक्स टू वाई है। वाई से एक्स की तरफ जाती हुई स्पीड, उसका भी वैल्यू कितना है, v है। ओके, अच्छा, फिर बोला है प्रत्येक t मिनट में चल रही है वो, ये हमको दे रखा है। अच्छा, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक्स से वाई दिशा में स्कूटी चलाती हुई लड़की, कोई लड़की मान लीजिए एक्स से वाई जा रही है, तो उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। वी, एक लड़की मान लीजिए एक्स से वाई जा रही है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये लगातार एक्स से वाई की तरफ जा रही है। वो जाते हुए क्या फील कर रही है, तो ये लिखा है इसमें कि प्रत्येक 30 मिनट में एक बस उसकी गति की दिशा में, और प्रत्येक 10 मिनट में एक बस उसकी गति के विपरीत, यानी एक्स से वाई जाते हुए बस इसको पार कर रही है प्रत्येक 30 मिनट में, और वाई से एक्स की तरफ इसको पार कर रही है प्रत्येक 10 मिनट में। तो आपसे पूछा है कि ऐसे में जो बस है उसकी अवधि है वो टी कितनी है, और बस की चाल है वो कितनी है, वो आपको पता करनी है। ध्यान कर लो। ऐसे मान लो लड़की यहां से 60 किलोमीटर पर सेकंड से पर आवर की स्पीड जा रही है। बस की स्पीड मान लो कितनी, एक्स से वाई की तरफ v मान लो v किलोमीटर पर आवर, इस तरफ भी इसकी स्पीड कितनी मान लेता हूं v किलोमीटर पर आवर। ओके, अब एक्स से वाई की तरफ जाते समय यदि मैं ज्ञात करता हूं बस का, चूंकि यहां पे फील कौन कर रहा है, लड़की महसूस कर रही है 30 मिनट में 10 मिनट में पार करते हुए, तो मैं ज्ञात करता हूं बस की गर्ल के सापेक्ष वेलोसिटी एक्स से वाई जाते समय। तो आप देखो दोनों हैं सेम डायरेक्शन में, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, v माइनस का 60 किलोमीटर पर आवर। और बस की गर्ल के सापेक्ष वाई से एक्स जाते हुए, वाई से एक्स की तरफ जाते हुए, दोनों है अपोजिट, लड़की जा रही है एक्स से वाई, बस आ रही है वाई से एक्स, दोनों के अपोजिट होने से ये वैल्यू हो गया v प्लस 60। अब ये फील करिए, देखो एक्स से वाई जाते समय दूरी, तो एक्स से वाई की तरफ जाते समय लड़की के सापेक्ष होता है दूरी हो रही है, तो आप देखो एक्स से वाई जाते समय स्पीड कितनी है रिलेटिव, v माइनस 60, v माइनस का 60। और आप क्वेश्चन में देखो कि एक्स से वाई जाते समय लड़की प्रत्येक 30 मिनट में बस उसको पार कर रही है, तो समय इसको लग रहा 30 मिनट, इसको बदलने अपन किसमें, आवर में, 30/60 यानी 1/2, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास किसमें, किलोमीटर पर आवर में है। इस तरह से वाई से एक्स की तरफ 10 मिनट लग रहे हैं, पर उसकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, v प्लस 60 इंटू 10 मिनट कम 10/60 यानी 1/6। ओके, तो अगर एक्स से वाई की तय दूरी ये है, वाई से एक्स दोनों आपस में बराबर, दोनों की तुलना कर दें अपन, तो दोनों की तुलना करने से देखो, तुलना करने से अपन कह सकते हैं कि v माइनस 60 इंटू 1/2 इज इक्वल टू v प्लस 60 इंटू 1/6। अच्छा, इसको अपन यहां से करें सॉल्व, तो 6 को यहां से कर दो, 2 से कैंसिल 3, तो बताइए वैल्यू कितना, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 3v माइनस कितना 180 इज इक्वल टू v प्लस 60। v को अपन इस तरफ ले आते हैं, तो 3v माइनस v कितना हो गया 2v इज इक्वल टू 180 प्लस 60 कितना हुआ 240, और इससे सोल्व करने पे v का वैल्यू कितना हो गया 120 किलोमीटर पर आवर। अब हमको ये टाइम निकालना है,
तो x से y की तय दूरी अपन ज्ञात करते हैं, तो ऐसे में बस की स्पीड कितनी है v, यानी बस की स्पीड गुणा उसको अपन उसके अंतराल से गुणा कर देंगे तो उसकी तय दूरी आ सकती है। तो x से y की तय दूरी एक तो अपन ज्ञात करते हैं अपन इस फॉर्मूले से v - 60 × 1/2, v - 60 × 1/2, v हमारे पास है 120, तो 120 माइनस का 60 × 1/2 इज इक्वल टू, ये भी है कितना 120 × t। अब इसे सोल्व करते हैं, देखो तो यहां से 120 माइनस का 60 अपॉन 2, 60 अपॉन 2 कितना 30, तो ये हो गया देखो 30 इज इक्वल टू 120 × t। तो t का वैल्यू हमारे पास आ गया 30 अपॉन 120, यानी 1/4 आवर। 1/4 आवर, इसको अपन 60 से कर दे मल्टीप्लाई, 60 अपॉन 5, 4 कितना हो गया 15 मिनट। तो ऐसे में बस जो जा रही है ना उसकी स्पीड तो कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर, और रेगुलर टाइम अंतराल है वो कितना 15 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि देखो द्रव्यमान 20 kg और लंबाई 5 मीटर की एक समान छड़ है। जैसे मान लो कोई रोड है और ये कोई दीवार है, ऐसे ये दीवार है स्मूथ और ये है फर्श और ये है रफ, और इसके सारे एक आपने इस तरह से एक छड़ रखी हुई है जिसका ये मान लो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट लग रहा है mg, और mg जहां की आप देख पा रहे हैं इसका वैल्यू कितना है 20 × g, तो इसको मैं लिख सकता हूं 200 न्यूटन। ये सरफेस है स्मूथ, तो ये वाल इस जैसे ही बॉडी का या इस रोड का इस तरह इसको प्रेस करेगा तो इस पे लग रहा नॉर्मल रिएक्शन कितना जी N1। ये भी इसको नीचे प्रेस कर रहा है तो इस पे लग गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना N2। जैसे इसको अपन छोड़ेंगे तो ड्यू टू mg फोर्स इसका नीचे की तरफ शिफ्टिंग होना शुरू होगा। शिफ्टिंग होने पर ये वाल के सारे इस तरफ मूव करेगी, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इसमें इस तरफ होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स लग गया आपका इस तरफ। अब ये कह रहा है कि इस कंडीशन में रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट में है तो आपको पूछा है कि ऐसे में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है। तो बलों को अपन बैलेंस करेंगे, तो देखो एक्स एक्स में जो बलों को अपन करते हैं कंपेयर, तो एक्स एक्स में फोर्स है कौन सा, ये तो है प्लस एक्स में, कौन सा माइनस एक्स में। तो बलों के बैलेंस से, बलों के संतुलन से अपन देखें तो N1 की वैल्यू कितनी है, वो है Fr। दूसरा N2 की वैल्यू कितनी है, N2 इज इक्वल टू है, देखो N2 ऊपर की तरफ है, नीचे कौन सा है mg, ये है 200 न्यूटन। क्लियर। अब हमको याद करना है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, इस Fr का मान निकालना है। Fr का मान तब है जब अपन N1 को निकालेंगे। तो इस N1 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस N2 के अबाउट नेट टॉर्क अपन ज्ञात कर लेते हैं। और अब देखो इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो N2 की एक्शन लाइन यहां से पास हो रही है, Fr की एक्शन लाइन यहां से पास हो रही है, तो इनका टॉर्क कितना हो गया 0। अच्छा, ये एंगल हमको दे रखा है कि दीवार के सहारे 60 डिग्री को कौन बना रहा है, ये एंगल दे रखा है हमने 60 डिग्री का। ये लेंथ को चलो मैं एक बार L मान लेता हूं, इसके L होने पर ये L/2, ये L/2 हो गया। ठीक है। अब यदि अपन इसमें टॉर्क को बैलेंस करते हैं, टॉर्क नेट अबाउट अपन लेते हैं किसका, मान लो ये पॉइंट को मैं A मान लेता हूं, इस A के अबाउट अपन टॉर्क नेट ज्ञात करते हैं। क्योंकि सिस्टम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो A के अबाउट टॉर्क कितना होगा 0 होगा, यानी A के परितः जो बलागुण है उसका योग कितना होगा 0 होगा। तो अगर अपन बलागुण का योग ज्ञात करते हैं कि A के परितः, तो टॉर्क A के अबाउट कितना टोटल 0 है। अब इसमें चूंकि फोर्सेज हमारे पास कितने हैं, Fr, N2, mg, N1, ये दोनों फोर्स N2 Fr तो A से पास हो रहे हैं, इनका टॉर्क कितना हुआ 0। अब रहा mg का, तो mg का टॉर्क है mg इंटू ये टॉर्क आर्म, देखो इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे 200 न्यूटन इंटू ये डिस्टेंस। अब देखो ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना है 30, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ही है L/2। यदि अपन करते हैं इसको कंपोनेंट तोड़ते हैं तो L/2 cos 30 डिग्री, L/2 cos 30, cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू दूसरा टॉर्क N1 का, तो N1 की जो एक्शन लाइन है बल की क्रिया रेखा है, इससे अपन निकालते हैं इसकी लंब दूरी, तो दूरी हमको ये चाहिए या डिस्टेंस ये। अब देखो ये हमारे पास दूरी कितनी है L, ये एंगल है 60, इसको 30 मानो तो L/, ये L पूरा मान लो L cos 30,
L cos 30 और ये L sin 30, तो हमको डिस्टेंस यहां से यहां तक चाहिए ना, ये हो गया L sin 30। तो आप देखो ये हुआ N1 इंटू L sin 30 का मतलब हो गया L/2, L इंटू sin 30 तो 1/2। इसको अपन यहां से उड़ा देते हैं, तो बताओ N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी, इसको इसे उड़ा दूंगा तो ये होगा 100। तो गाइस N1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 100 इंटू √3 न्यूटन। अब आप देखो N1 ही फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाता है 100 इंटू √3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कर रहा है, एक दोलनी कमानी द्रव्यमान निकाय में एक कमानी को बालू से भरे एक संदूक के साथ आपने जोड़ रखा है। जैसे जैसे संदूक दोलन करता है, बालू संदूक से ऊर्ध्वाधर दिशा में रिस करके नीचे गिरती है, जिससे इस निकाय की औसत आवृत्ति और औसत आयाम समय के साथ किस प्रकार बदलते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। जैसे ये मान लो कोई एक स्प्रिंग है, इससे ब्लॉक आपने बांध रखा है और इसको एक रेत से भरे पात्र में आपने रखा हुआ है, ये अंतर्मान। अब ये कह रहा है कि साहब यदि आपने, ये संदूक है, संदूक से ऊर्ध्वाधर दिशा में समय t के साथ में रिस कर नीचे गिरती है। मान लो अपने को यहां होल कर दिया और इसे ये बालू जो है लगातार यहां से रिसना शुरू कर दे, तो रिसना शुरू कर दे तो जो m द्रव्यमान जो कि स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, ये दोलन कर रहा है, तो दोलन की आवृत्ति पर निकालते ओमेगा, तो कितनी होती है √k/m। जैसे रिसना शुरू होगा तो स्मॉल m, जिसके कनेक्ट में इसका द्रव्यमान भी है बालू का, तो इफेक्टिव मास इसका लगातार घटता जा रहा है। इफेक्टिव मास के लगातार घटने से इसका ओमेगा क्या होगा, लगातार बढ़ेगा। जबकि चूंकि यहां जब ये ब्लॉक यहां मोशन कर रहा है, इसके साथ रेजिस्टिव फोर्स भी है, वो रेजिस्टिव फोर्स भी लगातार इसके एनर्जी को लॉस करते जाएंगे, तो एक तरह से डैम्पिंग ऑसिलेशन होगा, यानी लगातार इसकी ऊर्जा की हानि होती जाएगी। तो अवमंदित दोलन के कारण इसका आयाम लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो आयाम इसका एक्सपोनेंशियली होगा, आयाम इसका लगातार घटता जाएगा और लास्ट में दोलन समाप्त हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी लगातार इसकी होगी इंक्रीज, जबकि आयाम लगातार घटते घटते है वो खत्म हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं ओमेगा लगातार यहाँ इंक्रीज हो रहा है और ए लगातार क्या होगा, डिक्रीज। उसका सही आंसर क्या रहेगा आपका सेकंड। बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन है, एक गुब्बारा प्रस्तनाव एस के पदार्थ से निर्मित है और इसके इन्फ्लेक्शन आउटलेट से इसके अंदर गैस भरी जाती है और एक छोटा उसका क्षेत्रफल ए है, इसके घनत्व रो की गैस से भरा हुआ है। ये त्रिज्या आर की गोलाकार आकृति ले लेता है। जब गैस को स्वतंत्र रूप से इसमें बाहर बहने दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या आर समय टी में आर से 0 हो जाती है। यदि गुब्बारे को बाहर आने वाली गैस की चाल v ये आर की पावर ए पे डिपेंड कर रही है, तो ये एक संबंध भी दे रखा है टी प्रोपोर्शनल दिस। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? ये बीमा की जो कंपैरिजन का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये आसान प्रश्नों में अपन काउंट नहीं करते हैं, एक डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न यहाँ देखा जा सकता है। तो जरा देखो, प्रश्न इस तरह से है कि मान लो ये हमारे पास कोई एक बैलून है, गुब्बारा है, और इसमें कोई गैस भर रखी है। इसमें आपने एक होल कर रखा है, इस होल का मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब आप जानते हैं इसके अंदर जो पी एक्सेस होता है, पी एक्सेस होता है 4t/r, 4t/r। ये दाब अधिक्य है। दाब अधिक्य से जब गैस बाहर निकलती है तो उसका जो प्रेशर से फोर्स लगता है, तो फोर्स जो लगता है ये तो है पी एक्सेस। पी एक्सेस से फोर्स लगता है, जैसे गैस यहां से बाहर की तरफ मूव होगी, तो जो बल लगता है ना, बल होता है क्या है, बल को अपन दाब से निकालते हैं तो प्रेशर इंटू एरिया। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 4t इंटू आर इंटू एरिया ए इज इक्वल टू, एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब जो बल यहां लगता है वो जब लिक्विड यहां जैसे मान लो इसको पहले क्लोज कर रखा है, यहां से बाहर निकलेगी, तो आप जानते हैं कि जब इस किसी भी मान लो अपने पास कोई एक वाटर टैप होती है या कोई पाइप है, उसको आपने बंद कर रखा है, उससे पानी बाहर की तरफ निकलता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से जो बल लगता है वो हुआ करता है ρ इंटू वी स्क्वायर। ओके, अब ए से अपन इसको उड़ा देते हैं, तो जो v का स्क्वायर है वो समानुपाती कितना 1/r है। इससे अपन निकालते हैं v समानुपाती कितना 1/r, v स्क्वायर का, तो v समानुपाती कितना 1/r की पावर 1/2। और हमसे पूछा है कि v समानुपाती या प्रोपोर्शनल कितना है r की पावर a। तो इस रूप में अपन लिखो इसको, तो v समानुपाती r की पावर 1/2 आना, तो कंपेयर करने से a का वैल्यू आ गया -1/2। अब जरा खेल देखो कि a का वैल्यू 1/2 यहां पर भी है, तो इनमें से कोई दो ऑप्शन सही होंगे। अब उसके बाद देखो कि
अब इनमें से कोई दो सही है, अल्फा यहाँ मैच कर रहा है, माइनस माइनस के हैं बराबर है, बीटा माइनस के बराबर है, ये बराबर है, गामा यहाँ पे कितना माइनस का 1/2, यहाँ लिखा है 1/2। तो इनमें से किसी एक को अब हम तुलना कर सकते हैं। भाई ये दो ऑप्शन सही हैं, दोनों में से अब यहाँ डिफरेंट है तो अपन कोई डेल्टा या किसी डेल्टा, दोनों के डिफरेंट है, गामा डिफरेंट है, तो अपन डेल्टा के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा के लिए अपन कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी कहानी आगे अपन लेते हैं। देखो हम एक याद कर चुके हैं, अब ये कह रहा है कि टी जो है ना, ये टी प्रोपोर्शनल टू है एस की पावर अल्फा और ए की पावर बीटा, रो की पावर गामा और आर की पावर डेल्टा। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं कि दूसरे और तीसरे में से किसी एक ऑप्शन से हम मैच करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अल्फा बीटा गामा की 3 वैल्यू के ऊपर लेकर के और डेल्टा को अगर ज्ञात कर लेते हैं। यदि मैं इन 3 अल्फा बीटा की वैल्यू को लेकर के गामा डेल्टा निकालता हूं और 5/2 आ जाता है तो अपन इसको ठीक कर देंगे। और अगर मैं इसमें से अल्फा बीटा गामा की 3 वैल्यू को लेकर के और डेल्टा निकाल लेता हूं और वो 7/2 आ जाता है तो ये आ जाता है। अब इसको लेकर के चलो मैं ऐसे करता हूं, थर्ड ऑप्शन जो है उससे सोल्व करने की कोशिश करता हूं। और जरा ध्यान दो, तो इसमें देखो कि टी यहां है क्या, टी हमको दे रखा है, टी है वो समय है, टी है समय। समय की डायमेंशन कितनी होती है, m0 l0 t1 प्रोपोर्शनल टू एस। एस यहां पे है प्रस्थनाव, प्रस्थनाव होता है फोर्स बाई एरिया, सॉरी फोर्स बाई लेंथ, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल कहलाता है प्रस्थनाव। तो फोर्स बाई लेंथ, तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, m1 l1 t माइनस का 2 अपॉन l1। तो ये हो गया देखो m1 और t की पावर माइनस का 2 और इसकी पावर हो गई अल्फा। अच्छा, उसके बाद है a यहां पर है क्षेत्रफल जिसकी डायमेंशन होती है l की पावर 2 और इसकी डायमेंशन ये बीटा के अनुसार बदल रहा है। रो होता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। तो मास की m1 और l की पावर माइनस का 3 और ये गामा। r क्या है जी, रेडियस, तो रेडियस की पावर यानी l की पावर हो गई डेल्टा। अब देखो हमको इसमें डेल्टा निकालना है। डेल्टा एक्चुअली है किस पर, लंबाई पर है, तो लंबाई की सारी डायमेंशन अपन इक्वेट करते हैं। तो यहां तो है 0, तो 0 बराबर, और इसमें है पहले में लेंथ है नहीं तो कोई बात नहीं है साहब, यहां l की पावर कितनी है, 2 इंटू बीटा, और इसमें है माइनस का 3 इंटू गामा, और इस वाले में है प्लस का डेल्टा। ठीक, अब वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। देखो 0 इज इक्वल टू, या यहां से अपन डेल्टा निकालते हैं तो इस डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2 बीटा और प्लस कितना 3 गामा, यानी दोनों को अपन इस तरफ ले आते हैं। अब बताओ माइनस का 2 बीटा, तो मैं इस से ऑप्शन लिख रहा हूं 2 बीटा, तो बीटा है माइनस का 1, 2 माइनस 2 इंटू माइनस का 1। अच्छा, फिर हमारे पास है यहाँ कितना 3 प्लस का 3 और गामा की वैल्यू हमारे पास है कितनी 1/2, तो ये हो गया 1/2। तो ऐड कर दें इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 प्लस कितना 3/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम है 2, 4 और 3 कितना 7, 7/2, यानी सही आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। तो पहले हमको V की R पे A जो डिपेंडेंस है उससे A निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप हिट और ट्रायल यानी आप ऑप्शन के बेस पे से कर पाएंगे, ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका 3rd चला जाएगा। नेक्स्ट, ये है एक वर्नियर कैलिपर के लिए क्वेश्चन, जिसमें किसी गोलीय वस्तु का अपन डायमीटर माप रहे हैं और इसमें आपसे बोला गया है कि इसके 10 VSD हैं वो 9 MSD से मैच कर रहे हैं। तो आपको मालूम होगा कि जब VSD और MSD के संपाती खानों में जब एक का डिफरेंस हो, एक के डिफरेंस होने पे जो लिस्ट काउंट हुआ करती है वो हमेशा होती है क्या, लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 MSD अपॉन जो वर्नियर स्केल के खाने हैं उनकी संख्या, संपाती खानों की संख्या, वो कितना है 10, और 1 MSD हमारे पास है कितना 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1/10
यानी 0.01 सेंटीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट हो गया। अब इसका व्यास अपन मापते हैं तो व्यास एक्चुअली कितना होगा, डायमीटर को डी मान लूं। मेन स्केल रीडिंग, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक जो कि है कितना, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल के खानों की संख्या संपाति कितनी 8 इंटू लिस्ट काउंट है 0.01, वो भी सेंटीमीटर में है। अच्छा, उसके बाद ये लिखा है कि शून्य त्रुटि ये 0.1 सेंटीमीटर, हालांकि हिंदी मीडियम में ये चीजें लिखी हुई नहीं है, इंग्लिश माध्यम में सही लिखा हुआ है कि वर्नियर स्केल का शून्य x इक्वल टू 0.1 पर है, सेंटीमीटर लिखा नहीं है। x इक्वल टू 0.1, वर्नियर का 0.1 पे है, इसका मतलब पहले से वो थोड़ा सा ओपन है, ये पॉजिटिव एरर है, और पॉजिटिव एरर है तो सही पाठ्यांक निकालने के लिए इसको हमको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका माइनस का 0.1 सेंटीमीटर। अब इन सबको अपन जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, ये 5, ये हो गया आपका 0.08, और इसमें से अपन माइनस करेंगे 0.1, तो इसका आंसर आपका 4.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहां क्वेश्चन है कि एक वर्ताकार पट्टिकाओं से बनने वाला एक पीपीसी है और उसको अपन इस प्रकार चार्ज कर रहे हैं कि इसके पट्टिकाओं पर जो प्रस्थ आवेश घनत्व है वो कैसा है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, यानी डी सिग्मा बाई डी टी, ये है कांस्टेंट, इसको अपन के मान सकते हैं। ओके, और अपन जानते हैं जो करंट हुआ करती है, अगर इससे अपन बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना ई, वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, या नेट फील्ड जो पीपीसी के प्लेटों के बीच में नेट फील्ड ये हुआ करता है, अगर इसकी अपन रेट ऑफ चेंज याद करते हैं तो डी ई बाई डी टी जो हमारे पास है, इसको भी हम कर दें यहाँ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेता हूं, तो डी सिग्मा बाई डी टी, ये है डी सिग्मा बाई डी टी। अब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन की दर क्या है, नियत है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परिवर्तन की दर के नियत होने के कारण यदि हम ज्ञात करते हैं इसमें विस्थापन धारा, तो आप जानते हैं कंडक्शन करंट इक्वल टू कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो होता है कितना, डी क्यू बाई डी टी। यदि इसको अपन क्यू इक्वल टू सी भी मान लें, ठीक है, सी को अपन यहां से अगर बाहर लिखते हैं तो सी जिसका वैल्यू है कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी इंटू, मैं इसको बताता हूँ डी वी बाई डी टी। देखो मैंने क्या लिखा है, क्यू इक्वल टू होता है सी वी, और सी का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और वी डी बाई डी टी। अगर इस डी को अपन यहाँ ले लें वी बाई डी, तो वी बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के परिवर्तन तो कांस्टेंट हो गई ना, अब इसके कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि विस्थापन धारा नियत हो गई। विस्थापन धारा नियत का मतलब यह है कि जैसे वर्ताकार प्लेट वाली मान लो इस प्रकार के हमारे पास ये कैपेसिटर की व्यवस्था थी इस प्रकार, और इसमें कैपेसिटर की जो करंट आई सी इक्वल टू आई डी है और वो कांस्टेंट है, अर्थात वो धारा इस प्रकार से एक समान रूप से बह रही है। दो इस प्रकार से प्लेटें सामने सामने रखी हुई हैं, तो यूनिफॉर्मली धारा इस प्रकार से फ्लो कर रही है। जब यूनिफॉर्म धारा इसमें इस प्रकार से फ्लो करेगी तो ये तो एक क्या बन चुका है, ये तो एक तरह से हमारे पास ठोस धारावाही बेलन बन चुका है, जिसको आप जानते हैं, मान लो ये कोई हमारे पास एक करंट कैरिंग कोई वायर है और इसकी रेडियस कितनी आर है, इसका अपन ग्राफ बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप जानते हैं ग्राफ में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले बढ़ता है फिर लगातार ये घटता है, तो ठीक उसी प्रकार से बिहेव करेगा। इसलिए क्या होगा कि सेंटर टू सरफेस यानी केंद्र से सतह तक इसका चुंबकीय क्षेत्र लगातार बढ़ता है, फिर लगातार घटेगा, तो मैक्सिमम कहाँ है, इसकी सरफेस पर। उसके अलावा सेंटर पे जीरो है, बाहर अनंत भी जीरो हुआ करता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन केवल एक ही मैच कर रहा है कि पट्टिकाओं की जो परिधियों को जोड़ने वाली, जो पट्टिका है उनकी जो परिधियां हैं उनको जोड़ने वाली जो काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ पर जो पृष्ठ इसका सरफेस पर इसका कितना होगा, बी मैक्सिमम होगा, और होने के साथ सर्वत्र कैसा, शून्य तरह का। बाकी जो आसपास की जगह है वहां सबसे सारी जगह कैसा, शून्य तो नॉन जीरो वैल्यू है, तो अपन इसके और बाकी सारे ऑप्शंस कैसे इसे मैच नहीं करते हैं, तो इसका थर्ड आंसर आपका करेक्ट जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, पोलराइजेशन का सवाल है, ध्रुवण का। कह रहा है कि वायु का गमन करता हुआ एक अध्रुवित प्रकाश दृष्टर कोण 1.73 माध्यम पर आपतित होता है। तो अपन ने पढ़ा है कि भाई जैसे मान लेता है कोई माध्यम है और इस पर जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, इसका अपने को अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.73 है ना। तो हम जानते हैं कि भाई अगर ये इस केस में जो इसका ब्रूस्टर एंगल होता है वो क्या होता है, 10 IP होता है, और 1.73 जो होती है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, √3 की।
तो यहाँ से जो 10 IP आ जाएगा अपना वो √3 के बराबर, इसका मतलब IP कितना आ गया 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री पे अगर ये रे आ रही है, ये किरण आ रही है, तो हमको बताइए 60 डिग्री पे लौटेगी, ठीक है। लेकिन बस इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो परावर्तित रे होती है, क्योंकि भाई ये जो लाइट है तो अध्रुवित प्रकाश है, और जब ब्रूस्टर एंगल पे पड़ती है तो परावर्तित जो प्रकाश होता है वो पूर्णतः क्या होता है, ध्रुवित होता है। तो ये प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, और जो रिफ्लेक्टेड वाला होगा, ठीक है, अपवर्तित किरण होगी वो आंशिक ध्रुवित होती है। तो ऑप्शन पढ़ ले अपन, तो लिखा परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है और परावर्तन कोण कितना होगा, लगभग 60 डिग्री होगा। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। कह रहा है दो सर्वसम आवेशित चालक गोले ए और बी के केंद्र एक निश्चित दूरी से पृथक है और दोनों पर आवेश Q और उनके बीच प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। पहला कह रहा है कि दो आवेश है Q और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा F वो हो जाएगा KQ² बटा R²। ठीक है, अब आगे पढ़े। आगे कह रहा है कि तीसरा अपन एक अनावेशित गोला लिया, उसको पहले अपन ने किसके साथ कांटेक्ट में लाया, A के साथ। जैसे गोले थे तो भैया हम जब इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो जब हम C को A के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो अपन पढ़ते हैं पदार्थ सेम हो, त्रिज्या सेम हो, तो जो आवेश होता है दोनों पे आधा आधा आ जाएगा। तो पहले क्या होगा, जो A वाला है जब उसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो उस पर कितना चार्ज आएगा, Q/2, और C पे भी कितना आ जाएगा, Q/2। फिर अपन ने क्या करा, जो C वाला है इसको B के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, तो A पे तो Q/2 है, जब इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 + Q, तो 3Q/2, और 3Q/2 जो है वो आधा आधा इस पे आ जाएगा, तो इस पे कितना आ जाएगा 3Q/4 B वाले पे, और C वाले पे भी कितना आ जाएगा 3Q/4 बाद में। अब कह रहा है C को तो अलग कर दिया अपन ने, अब A और B को वापिस उसी दूरी पे रख दिया, दोनों को R दूरी पे रख दिया, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा अभी, K, Q का नाम हो गया Q/2, इसका नाम हो गया 3Q/4 अपॉन R²। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3/8 KQ² अपॉन R²। ये F के बराबर है, F' कितना आ जाएगा 3F/8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3F/8। ठीक है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक पात्र में आयतन V1 2 लीटर और V2 3 लीटर के एक उष्मारोधी पदार्थों से विभाजन द्वारा पृथक किया गया है। उसमें अपने को एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रखा है, एक में 1 atm है, एक में 2 atm है, और नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, एक में 5 मोल है और एक में 4 मोल है। तो कह रहा है जब विभाजन को हटा दिया जाता है तो मिश्रण निम्नलिखित साम्य दाब, समझने के लिए एक डायग्राम अगर मैं बनाऊं, जैसे समझने के लिए ये अपने पास ये विभाजन है, इसमें जो प्रेशर दे, इसमें वॉल्यूम दे रखा है अपने को 2 लीटर, प्रेशर कितना दे रखा है इसमें 1 atm, और नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं इसमें 5। ऐसे इसमें वॉल्यूम कितना दे रखा है हमको 3 लीटर, प्रेशर कितना दे रखा है हमको 2 atm, और मोल कितने दे रखे हैं इनको 4 मोल। ठीक है, अब जब इसको हटा देंगे अपन, तो हटा देंगे तो इसका पूरा की वॉल्यूम बन जाएगा। अब देखिए भाई इसमें अपन क्या करेंगे, ऊर्जा संरक्षण। अगर ऊर्जा संरक्षण से लिखें अपन तो ऊर्जा संरक्षण से क्या हो जाएगा, E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल। इनिशियल ऊर्जा क्या हो जाएगी, F/2 P1V1 प्लस F/2 P2V2, और जब साम्य अवस्था आ जाएगी तो F/2 तो वही रहेगा, इसको लिख देंगे अपन P मिक्सचर V मिक्सचर। ठीक है, तो F/2 तो कट जाएगा, तो P1 कितना है देखो पहले 1, वॉल्यूम कितना है 2, P2 कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 3। ठीक है, और जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और प्रेशर मैंने मान लिया P मिक्सचर, तो P मिक्सचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ से 8/5, किसके बराबर आ जाएगी 1.6 atm के बराबर। ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है M द्रव्यमान का एक कण एक निश्चित बल F के साथ मूल बिंदु की ओर खींचते हुए मूल बिंदु के पारित गतिमान है, और बोर मॉडल की बात कर रहा है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है R त्रिज्या पे, और इस पे जो बल लग रहा है F, वो बल कैसा है, नियत। तो हम जब बोर का नियम पढ़ते हैं तो दो अवधारणा पढ़ते हैं अपन, तो बल जो होगा वो क्या प्रोवाइड कराएगा इसको, अभिकेंद्रीय बल। एक इक्वेशन तो ये आ गई, और एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो इसका कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है NH/2π। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वाला कि बल नियत है,
तो बल नहीं है तो F कांस्टेंट हो गया। अगर F कांस्टेंट हो गया तो यहां से अगर इक्वेशन से देखेंगे हम तो V स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R हो गया, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, √R, है ना। अब क्या करेंगे हम, इस V की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखना √R इंटू R इक्वल या प्रोपोर्शनल टू n बोल दो इसको, तो यहाँ हो गया R की पावर 3/2 प्रोपोर्शनल टू n, तो R कितना आ जाएगा अपना, R प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा n की पावर 2/3, ये तो R आ गया। अब इस R को उठा के अगर हम यहाँ रख देंगे, इस वाले में R को उठा के रख देंगे तो V आ जाएगा, है ना, तो V को रख देंगे तो V प्रोपोर्शनल टू R की वैल्यू कितनी है, n की पावर 2/3, तो V आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। तो n की पावर 1/3 और R प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा की त्रिज्या बुध कक्षा की त्रिज्या से 4 गुना है। 2 ग्रह है, एक मंगल ग्रह एक बुध ग्रह, मान लेता हूं ये सन है, इसके बाद एक तो बुध ग्रह घूम रहा है और एक मंगल ग्रह घूम रहा है, ये तो बुध है और ये क्या है, मंगल। तो कह रहा है बुध ग्रह की जो त्रिज्या है वो R है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4R, ठीक है। फिर कह रहा है अगर मंगल ग्रह को एक चक्कर लगाने में इसका जो समय आवर्त काल दे रखा है, कितना दे रखा है, 687 दिन, तो हमसे कह रहा है बताओ बुध ग्रह को कितना समय लगेगा। तो समझ में आ रहा है कि बुध ग्रह को समय कम लगेगा, ठीक है। वैसे सारे ऑप्शन देखेंगे तो सारे ही कम है, लेकिन एग्जैक्ट कितना आएगा, तो हमें पढ़ते हैं आवर्त काल वाला नियम, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R³ होता है, तो यहाँ से हो जाएगा T1/T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1/R2 का क्यूब, ठीक है। तो हमको बुध ग्रह का निकालना, इसको T बोल देता हूं मैं, और ये कितना दे रखा है 687, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी R, और मंगल ग्रह की त्रिज्या कितनी है 4R, इसकी पावर 3, या इसको उधर ले जाएंगे तो 3/2, तो R से R तो कट जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन, तो ये बन गया T/687, और देखो ये बन जाएगा 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 कितना बन जाएगा 8, तो T डैश कितना आ जाएगा हमारे पास 687/8, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 88 दिन, ठीक है भाई। T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R³। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक पिंड का धरातल पर भार 48 न्यूटन है, तो धरातल पर भार 48 न्यूटन मतलब m × g का मान कितना दे रखा है हमको 48 न्यूटन। अब कह रहा है पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के 1/3 बराबर ऊंचाई पे, जैसे मान लेता हूँ ये पृथ्वी है अपनी, इसकी त्रिज्या R है और इससे यहाँ पे एक पॉइंट है P मान लेता हूँ, कितनी दूरी पर है R/3 पे। तो आपसे कह रहा है बताओ वहां पे इस पे गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, तो मान लेता हूँ वहां जो बल लगेगा कितना हो जाएगा m × g डैश हो जाएगा, और g डैश की वैल्यू हम जानेंगे हो जाएगा Gm/R+h का होल स्क्वायर हाइट पे, ठीक है। अब हाइट तो यहाँ पे जो g डैश आ जाएगा वो आ जाएगा Gm, h की वैल्यू क्या हो जाएगी R+R/3 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4R/3, इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 9/16 Gm/R², ठीक है। और यहाँ g का नाम रख सकते हैं अपन Gm/R², मतलब जो g डैश आ गया वो कितना आ गया 9/16 × g आ गया। तो इस केस में जो नया उस पर जो बल लगेगा W m × g डैश, तो g डैश कितना हो गया 9/16 × g, तो 9/16, और mg का मान कितना दे रखा है हमको 48, 16 से कट जाएगा 3 बार और ये आ जाएगा 27 न्यूटन, ठीक है भाई। क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिरोध R एक तार है जिसका प्रतिरोध R है और इसे 8 बराबर भागों में काटा गया, तो एक भाग का जो प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा R/8। इन टुकड़ों में से 4 भागों को एक साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा हो जाएगा R/4, क्योंकि 1/R + 1/R तो ये हो जाता है 4/R, उल्टा करेंगे तो R/4, और R की जो वैल्यू है हमारी वो है R/8, तो R/8/4, तो एक भाग का जो हमारा प्रतिरोध हुआ वो हो गया R/12, R/32, R/32। अब ये कह रहा है कि 2 तुल्य प्रतिरोध बनाए गए, 4 भाग एक तरफ जोड़े गए समांतर क्रम में और 4 भाग एक तरफ जोड़े गए, और उसके पश्चात उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया।
r/32 r/32। हमें पता है इन्हें डायरेक्ट जोड़ना है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा r/16। बोले तो ऑप्शन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन था। ये बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु की n बराबर 2 अवस्था में परिक्रमण कर रहे एक इलेक्ट्रॉन की डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लगभग है। ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा है। हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्म डी ब्रोगली नील्स बोर की त्रिज्या जो है वो है 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, आंसर इन एंगस्ट्रॉन। आर इसने n की वैल्यू हमें दी है द्वितीय ऊर्जा स्तर, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 2 स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। बोले तो 10⁻⁻10। तो हमारे पास जो r की वैल्यू है 0.529 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब हमें मालूम है कि ये घूम रहा है, और जब ये यहाँ घूमेगा तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी वो आ जाएगी हमारी 2 पाई r इज इक्वल n लैम्डा 2 पाई r की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू 2 है इंटू लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल हुआ। हम r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जो 0.529 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल लैम्डा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.69 नैनोमीटर। बोले तो 0.67 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बोले तो इसने P की वैल्यू हमें दी है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू मीटर। आगे बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के परिमाण को, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी है हमें 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश कहने का मतलब है कि प्रारंभिक जो थीटा होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, बोले तो जिस डायरेक्शन में जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हमारा जो θ1 आएगा वह 0 हो जाएगा। उसके पश्चात बोलता है कि 60 डिग्री के कोण पर उसे घुमा दिया गया है, तो θ2 की वैल्यू 60 है। तो पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो बड़ा सिंपल है, U बराबर P cos θ1 बोले तो 0 माइनस cos θ2 बोले तो 60, और P और E की वैल्यू हमको मालूम है, तो जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 50 वोल्टेज के एक नियत वोल्टेज को चित्र में दिखाया गया है। परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच में रखा जाता है। शाखा C तथा D के मध्य गुजरने वाली धारा क्या होगी। तो देखिए बच्चों, ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे शॉर्ट सर्किट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो इन दोनों बिंदुओं का पोटेंशियल सेम होगा, और ये दोनों प्रतिरोध एक बिंदु से जुड़े हैं तो इनका पोटेंशियल सेम होगा। और हमें पता है जब दो प्रतिरोध जिनके विभव समान होते हैं तो वो समांतर क्रम में होते हैं, बोले तो हम इन्हें इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा समांतर क्रम हो गया। ये हमारा 1 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, और ये हो गया 4 ओम। हमें मालूम है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 इंटू 3 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 1 प्लस 3, बोले तो 3/4। तो हम लोग इस तरीके से अगर इसको ऐड करें तो ये आ गया 3/4, 2 इंटू 4 2 प्लस 4 8/6, बोले तो 4/3। 50 वोल्टेज की बैटरी है। अब हमें दिख रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो श्रेणी क्रम में लगे हैं, और श्रेणी क्रम में लगे हैं तो हम इन्हें ऐड करेंगे तो 3/4 प्लस 4/3 12 एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 3 12, बोले तो ये हमारा आ जाएगा 25। 3 इंटू 3 9 4 16, तो 25/12। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो है 25/12। तो हमें अगर धारा निकालनी है I इज इक्वल V/R, V हमें 50 वोल्टेज दिया गया है क्वेश्चन में, और R जो है वो है 25/12। 2
तो हमें टोटल जो करंट आई वो आ गई हमारे पास 24 एम्पियर। इसका मतलब इस सेल से जो धारा यहाँ चलेगी वो 24 एम्पियर चलेगी। यहाँ पे जो करंट पहुंचेगी 24 और 24 एम्पियर करंट जब पहुंचेगी तो इसको 1:3 पार्ट में डिवाइड करना है। 1:3 पार्ट्स में अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 16, 18 और ये हो जाएगी हमारे पास 6 एम्पियर। और 18 एम्पियर जब आगे फ्लो होगी यहाँ पर बोले तो इस ब्रांच में हमारे पास जो करंट आई वो 18 एम्पियर आई। और इसी तरीके से जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ जो करंट आएगी वो हमारी आ जाएगी 16 एम्पियर। तो 18 इधर पहुंचती है और 16 आगे शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे जो करंट पहुंचेगी वो आएगी हमारे पास 2 एम्पियर। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट है एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन जिनके एनर्जी सेम है, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का इनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन hc/e, लैम्डा ऑफ फोटोन, जो हमारी फोटोन है उदासीन कण है, उसके लिए हमने जो ऊर्जा का सूत्र लिखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए वो लिखते हैं लैम्डा p, लैम्डा ऑफ फोटोन hc/e। और हम जो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं वो लिखते हैं h/√2m e। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखें, इन दोनों का अगर हम रेशो दें तो लैम्डा ऑफ फोटोन अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल hc/e अपॉन h/√2m e। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा साफ साफ दिख रहा होगा आपको, h से h कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रकाश विद्युत धारा के x पर दर्शाए गए प्रकाश की विशेषता के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। देखो बच्चों, जैसा कि इस साल जो नीट का पेपर हुआ थोड़ा टफ था, लेकिन आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले साल पेपर इजी था तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा थी। इस बार पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का है। आप अगर नीट का इतिहास उठाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी स्तर के पूछे जाते थे। पिछले कई सालों से थोड़ा सा स्तर इन्होंने डाउन किया था, लेकिन इस बार फिर से जो स्तर है वो बहुत अच्छा हुआ है। और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है वो इस बार जो सिलेक्ट होंगे तो नो डाउट जो डॉक्टर बन के निकलेंगे उस टाइम के बेहतरीन डॉक्टर होंगे। इसलिए बच्चों बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आज हम बॉस लाइव आएंगे और बॉस आप सबको ये बताएंगे कि आपको क्या करना है, आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, कट ऑफ कितनी होगी, उसके बारे में सब आज आपको बताया जाएगा। इसलिए आप लाइव में जरूर जुड़े आज। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोलता है प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता है I, ये बोलती है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या। अगर मैं कहूं कि एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है E और ये समय सेकंड में क्षेत्रफल हमारे पास है, तो हम कह सकते हैं कि ये धारा है। तो हम कह सकते हैं कि तीव्रता जो है प्रकाश की वो धारा के समानुपाती है, सीधा सीधा। तो आप कोई ग्राफ देखें, आपको दिख रहा है कि प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता एक दूसरे के समानुपाती है। फर्स्ट ग्राफ आ रहा है, इसमें इस प्रकार का कोई भी ग्राफ और नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है अपने को कि एक समान ठोस गोला है और इस एक समान ठोस गोले की रेडियस है 2r, जिसमें से हमने एक 2r व्यास का छोटा गोला काट करके बाहर निकाल लिया। यदि इसकी डेंसिटी एक समान है और मैं अगर इसके द्रव्यमान को m मान लूं तो इसके द्रव्यमान को मैं m डेस कह देता हूं। और आप ये जानते हैं कि डेंसिटी की सेम होने पर मास जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू है रेडियस की पावर 3। मैं इसको लेता हूं m डेस अपॉन m, तो इज इक्वल टू हो गया r डेस अपॉन कितना r और इसकी पावर 3। r डेस की वैल्यू कितनी है, r/2। अगर ये रेडियस है 2r तो इसको अपन कह सकते हैं, इसकी रेडियस तो r हो गया ना, 2r होने पे r, तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसकी रेडियस कर दूँ कितनी r, ये 2r, कुल मिला के 1/2 हो गया, r से उड़ा दूँ r को, तो 1/2 का क्यूब कितना हो गया 1/8, यानी m डेज का वैल्यू कितना m/8। तो इस m डेज का वैल्यू हो चुका है m/8। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि इसका मास अगर m है तो इसका मास हो गया m/8, पहली बात।
अब आपसे पूछा यह है कि जो आपने छोटा स्मॉल स्फीयर यहाँ से काट के बाहर निकाला है, इस छोटे स्मॉल स्फीयर के इस डायमीटर, जो इसका डायमीटर था, इसके पैरेलल ये एक्सिस है, समांतर अक्ष है, इस समांतर अक्ष के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, जड़त्वाकर्षण कितना है। तो आई स्मॉल स्फीयर का अपॉन कौन सा आई रिमेनिंग, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको पहले निकालना है इस छोटे स्फीयर का खुद का अपनी इस एक्सिस के अबाउट आई कितना है। तो अपन जानते हैं, देखो अगर इसके मास को एक बार मैं मान लूँ तो अपन जानते हैं इसका होता है 2/5 m² प्लस इसको अपन समांतर अक्ष पर में से सोल्व करते हैं तो इससे टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष तो इसका आई होता है 7/5 m², 7/5 m इसका है m/8 और रेडियस तो r ही है तो ये r का स्क्वायर, कुल मिलाकर के 7/40 m² इसका ही हो गया। अब इसका अपन निकालते हैं रिमेनिंग। तो पहले इसका इस अक्ष के अबाउट टोटल कितना है, तो टोटल इसका होता है देखो 2/5 m² टोटल, और इसमें से अपन घटा दें जो अपन ने काट के यहाँ से बाहर निकाला है, ये वाला ही 7/ कर दूंगा 40 और ये m² पर ध्यान करना इसमें इसका मास तो m है पर इसकी जो रेडियस है ना बड़े वाले की वो है कितनी 2r, तो हमें इस r के स्थान पे 2r² भी लिखना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, देखो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसमें से m² तो अपन कॉमन लेंगे, सारा उड़ जाएगा। यहाँ से इस कितना रह रहा है, ये है 7/40 यानी 7/40। यहाँ देखो हो गया मेरे पास वैल्यू कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 4 × 2 कितना हुआ 8, ये है 8/5 माइनस ये है साहब 7/40। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से कर दें इसको डिवाइड, हो गया 8 × 8 64 यानी 64। इसमें से मैं 7 कर दूं माइनस क्या बच गया 57। तो देखो इसमें ये है 7/40 अपॉन ये है 57/40, 40 से 40 कैंसिल आउट हो गए तो आपका आंसर कितना है 7/57। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ये आपको दे रखा है एक रेक्टिफायर दिष्टकारी, और दिष्टकारी भी कौन सा है, ये है फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, पर ये है सेंटर टेप जिसको अपन कहते हैं मध्य विन्यासीय दिष्टकारी। तो आपसे पूछा है कि इस कंडीशन में D1 और D2 की बाइसिंग इस प्रकार की है। तो आप जरा गौर करो कि यहाँ जो वैल्यू मेरे पास आ रही है ना, ये जैसे ये है 220 sin 100 πt इंटू कितना 15 मिलीसेकंड। तो अपन इसका वैल्यू निकालते हैं कि इनपुट जिस समय आपको दिया जा रहा है उस समय इनकी पोलरिटी किस प्रकार से बनेगी, ध्रुवता कैसे बनेगी। तो देखो इसका वैल्यू जो है ना Vin इजिकल टू, इसको अपन लिखते हैं 220 sin 100 पाई इंटू टी हमारे पास है 15 × 10⁻⁻3। यदि इसको उड़ा देते हैं 100 से उड़ा दूं इसको मैं तो यहाँ पावर रहा 1, माइनस का 1 हो गया तो 15/10 3/2 यानी 220 sin 3/2 पाई/2 का 3 टाइम्स 270 डिग्री। और अपन जानते 270 में साइन के 270 में इसका वैल्यू होता है नेगेटिव। इसका मतलब ये इनपुट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ऐसे मान लो ये नेगेटिव वोल्टेज पर और ये कौन सा नेगेटिव हाफ साइकिल है वो इसमें काम करेगा, तो माइनस इसको प्लस कर दो। और मध्य विन्यासी मतलब ये इसका ठीक बीच का पोटेंशियल, मैं इसको 0 मान लेता हूँ। अब इसको 0 पर मान लेते हैं तो माइनस से प्लस यानी ये माइनस पे है, ये 0 पर है, तो P तो नेगेटिव पोटेंशियल पर है, यानी P तो है लो वोल्टेज पर निम्न विभव पर, और D इसका N भाग कैसा है वो हाई वोल्टेज पे रिवर्स बायस हो गया। जबकि इस वाले में देखो ये वाला भाग कैसा है हाई वोल्टेज पर हाई पोटेंशियल पे, और ये वाला कौन सा है लो पोटेंशियल पे, ये उच्च विभव पर, ये निम्न विभव पर। इस कारण से इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये आपका है अगर बायस में। तो इसका राइट आंसर है D1 है फर्स्ट दिशिक बायस और D2 कौन सा होता है अगर दिशिक बायस होता है। नेक्स्ट देखो इसमें है कि दो गैसें A और B हैं, समान दाब पर हैं और रेडियस RA और R की चल पिस्टनों के साथ पृथक सिलेंडरों में भरी जाती है। दो मान लो पिस्टन है ऐसे, दो ये पात्र मान लो बेलनाकार और इस तरह से हैं।
और इन पिस्टनों की त्रिज्या ये मान लो आर ए है और दूसरी है त्रिज्या कौन सी, आर बी त्रिज्या। ये हमको दे रखा है और दोनों निकायों को नियत दाब के अंतर्गत व्युत्क्रमणीय रूप में ऊष्मा की समान मात्रा दी जाती है और फिर इनको 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिससे कि आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन भी कैसा है, बराबर है। क्वेश्चन दे रखा है सिंपल, गैस को भर रखी थी और आपने ध्यान देना कि क्या अगर समान मात्रा की ऊष्मा दी है, डेल्टा क्यू सेम है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन समान है, तो जो होता है ना ऊष्मा गति का पहला नियम जो होता है, जिसको अपन फ्लोट कहते हैं, बाई फ्लोट, ऊष्मा गति के पहले नियम से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस कौन सा, डेल्टा यू। अभी कह रहा है कि डेल्टा क्यू सेम दे दिया और डेल्टा यू भी कैसा है, सेम है, तो डेल्टा डब्ल्यू भी कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा डब्ल्यू दोनों के बराबर होंगे। इन दोनों के बराबर होने पे बराबर होगा डेल्टा डब्ल्यू 1 इक्वल टू कौन सा, डेल्टा डब्ल्यू 2, या ए और बी के रूप में लिखें तो ए और बी 1 कर देते हैं। अब जो कार्य होता है क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। चूंकि यहां भी लिखा है कि समान दाब पर, तो P इंटू वॉल्यूम का परिवर्तन डेल्टा V A इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V B। P से फिर V कट गए। अब वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हुआ, जितना ये पिस्टन अपन इसको आगे यहाँ इंटर करवा रहे हैं, तो इसका एरिया इंटू जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है उसका अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो गाइस अपन ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे इसका वॉल्यूम हो गया आपका, इसको अपन मान लें L1 मान लें, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 16, तो एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया हमारे पास कितनी है, पाई आर ए स्क्वायर इंटू L1 या LA इज इक्वल टू पाई आर बी का स्क्वायर इंटू LB। पाई से पाई को उड़ा सकता हूँ और इससे अपन ज्ञात करना चाहते हैं RA और RB का रेशियो अनुपात, तो कितना आ जाता है, देखो ये है LB अपॉन LA, इसका रूट LB कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 अपॉन 16 का रूट, यानी आपका आंसर है 3/4, 3/4। तो 41 का जो आंसर है तो 41 का आंसर क्या रह जाएगा आपका, 3/4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक परसेंटेज एरर का प्रश्न है, एक भौतिक राशि इस प्रकार से डिपेंड कर रही है, तो पूछा है कि दे रखा है ए बी और सी की दे रखे अपने को परसेंटेज एरर, तो पी का आपको निकालना है, परसेंटेज त्रुटि निकालनी है। तो पी में परसेंटेज त्रुटि पर निकालेंगे तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, और ये भी हमको निकालनी है मैक्सिमम त्रुटि निकालनी है, मैक्सिमम सबको ऐड करते हैं, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए वो कितना 1%, प्लस कितना 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी कितना 3, प्लस या अभी सी की पावर कितनी है 1 है ना, 1 इंटू इसकी त्रुटि कितनी है 2, प्लस इस डी की पावर 1/2 है, तो 1/2 इंटू इसका एरर कितना हो जाएगा 4। तो देखिएगा 3 प्लस कितना 6 प्लस 2 प्लस 2, 6 और 3 कितना हो गया 9, 11 12 सॉरी 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हुआ 13, 13% का इसमें एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें तो क्या कर रखा है कि 2 क्रोशित पोलरॉइड है, पहले मान लो एक पोलरॉइड ये है फर्स्ट, दूसरा पोलरॉइड है वो क्रोशित रखा हुआ है ऐसे, यानी फर्स्ट पोलरॉइड इस प्रकार से मान लीजिएगा ये है, दूसरा आप रखा क्रोशित। इसका मतलब जब पहले पे प्रकाश अपन डालते हैं अध्रुवित, तो ये करता है प्रकाश को ध्रुवित करता है, और ध्रुवित करने के बाद प्रकाश इस पर गिरता है, और इसमें दोनों की एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर है, तो प्रकाश यहाँ से निकलता कितना है 0 इंटेंसिटी के बाहर निकलता, तीव्रता उसकी 0 हुआ करती है। पर अब लिखा है कि इसमें बीच में आपने एक और रख दिया, तो अगर मैं इसमें इनके बीच में एक ध्रुवक पोलर ओ रख रहा हूं, जो इसके साथ मान लीजिएगा थीटा कोण पे रखा हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि जो प्रकाश इस पहले वाले से बाहर निकलता है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I0 है। अब I0 का जब प्रकाश इसमें गिरेगा तो जो प्रकाश मेलस के नियम से यहाँ से बाहर निकलता है उसकी इंटेंसिटी है I0 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में जैसे ए और बी था मान लीजिएगा, इसको मैं सी मान लेता हूं, तो सी से निकला प्रकाश बी पे गिरेगा, तो पहली बात तो बी जो है उसमें और जो सी में एंगल कितना है, जब
ए में और सी में एंगल थीटा का है तो बी में और सी में एंगल कितना 90 थीटा होगा। तो जो प्रकाश इससे इस पे गिरने वाला है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, वो है 90 थीटा है। तो इसके एंगल के 90 थीटा होने पे जो प्रकाश ये इस पे गिरेगा तो बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, वो है देखो आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 90 थीटा, और सॉरी कोस स्क्वायर 90 थीटा, और कोस 90 थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो गया हमारे पास आई जो आउट है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी आई नॉट, ये है इसको मिल रहा हूँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। थोड़ा इसको फायदे में बदलने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से गुणा भाग कर दिया, और ये वैल्यू बन चुकी है साइन 2 थीटा, और 2 का स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ तो देखो ये बन गया वैल्यू आई नॉट बाई 4, और ये हो जाता है साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये फॉर्मूला बन चुका। अब सुनो, थीटा हमको दे रखा है 22.5, 22.5 का 2 गुना कितना हुआ 45 डिग्री, और आप जानते हैं साइन 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, तो आपका आंसर यहाँ से बन रहा है आई नॉट बाई 4 इंटू कितना 1/2, तो ये उत्तर हो जाएगा आई नॉट बाई 8। तो राइट आंसर इसका है 3rd। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्प्रिंग है जिनके बलनितांक है K1 K2। जैसे मान लो ये फर्स्ट स्प्रिंग है और इससे कोई द्रव्यमान बांध रखा है जिसका मास कितना स्मॉल m, दूसरी भी स्प्रिंग है इससे भी मास बांध रखा है वो स्मॉल m, इसका बलनितांक K1 है, इसका बलनितांक है K2, इसको बोला गया है P, इसको बोला गया है Q। ठीक है, दोनों दोलन कर रहे हैं। दोलन करने के केस में लिखा है कि दोनों के अधिकतम चालें बराबर हैं। V मैक्सिमम 1 इज इक्वल टू कितना V मैक्सिमम 2, इसको 1 को अपन P, इसको अपन Q कह रहे हैं। V मैक्सिमम होता है A ओमेगा, तो AP इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू कौन सा AQ इंटू ओमेगा 2। ओमेगा अपन जानते हैं रूट ऑफ कितना K बाई M, M दोनों का सेम है तो इसलिए ओमेगा प्रपोज्ड अपन रूट K कह सकते हैं, और उससे ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 रूट के रूप में आ जाएगा। तो AP इंटू अपन लिखना चाहें तो लिख देता हूँ इसको रूट ऑफ K1 बाई स्मॉल m इज इक्वल टू कितना ये AQ इंटू रूट ऑफ K2 बाई M से हम को अपन उड़ा सकते हैं, तो हमारे पास इससे सोल्व करने पर AQ अपॉन AP का वैल्यू कितना रूट ऑफ K1 बाई K2, तो इसका राइट आंसर आपका 4 चला जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि दोनों सिरों पर खुले एक पाइप की वायु में मूल आवर्ती F है। जैसे मान लो दोनों सिरों पे एक खुला पाइप है जिसकी लेंथ को अपन मान लेते हैं स्मॉल l, तो इसकी मूल आवर्ती अपन जानते हैं इसकी मूल आवर्ती होती है V/2L, जिसको अपन ने F दे रखा है। अब कह रहा है कि अगर हम इसको हाफ लेंथ तक पानी में डुबो दें, इसको आधी लंबाई तक पानी में डुबो दिया, ऐसे डुबो दिया पानी में, तो इफेक्टिव लेंथ अब शेष कितनी रही L/2, और इसकी जो मूल आवर्ती हम लेते हैं तो मूल आवर्ती इसकी वैसे हम याद करते हैं तो F डैश इसको मैं लिख रहा हूँ, मूल आवर्ती है कितनी V/4L, पर L के स्थान पे तो L/2 हो गया ना, इसको काटने पर वैल्यू तो V/2L रहा जो पहले वाली मूल आवर्ती के बराबर ही है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा 2nd। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट है। ओके, थैंक यू, जय CLC।